हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेडिमार और इस वीडियो में मैंने आपके लिए सारे के सारे एमसीक्यूज जो भी बीओएस पोर्टल पे है सीए फाइनल ऑडिट से रिलेटेड, वो सारे के सारे एमसीक्यूज एक पर्टिकुलर पीडीएफ में कंपाइल कर दिए हैं। एंड अभी हम उसको एकदम डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले, डिटेल्ड एंड एकदम क्रिस्प तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आईसीएआई ने नए पूछे हैं। जी हाँ, आईसीएआई ने वो भी पॉइंट्स पूछे हुए जो उन्होंने अपने आईसीएआई मॉड्यूल में नहीं दे रखे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पिछली जो मैंने वीडियोस डाल रखी है इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस के लिए आईसीएआई मॉड्यूल से एंड बीओएस पोर्टल से, बीओएस पोर्टल वाले भी इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस मैंने कंबाइन करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे एकदम फ्रीली, तो वहां से जाके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे थे जो ऐसे ने नए नए पूछे थे जो हमने अभी तक कभी पढ़े ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स ये वाली वीडियो में भी है, तो ये वाली वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें एकदम फास्ट करवाने वाला हूं और एकदम थोड़ा सा डिटेल भी करवाने वाला हूं ताकि आप ये वीडियो एग्जाम डेज पे भी रेफर कर सके और आपको अलग से फिर 30 मार्क्स के लिए और भी कुछ करना ना पड़े। ठीक है सर? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आई हैव बिकम द ओनली फैकल्टी हु हैव अपलोडेड 100% रिवीजन वीडियोस फॉर सीए फाइनल ऑडिट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। एंड मैंने मेरे नोट्स भी एकदम फ्रीली अवेलेबल कर दिए आपके लिए टेलीग्राम पे, जो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स को थोड़ा कंपाइल करके बेटर फॉर्मेटिंग, बेटर स्पेसिंग, थोड़ा सा और लैंग्वेज को इजी करके चाहिए तो मैंने बुक भी आपके लिए लॉन्च कर दी है जो विद इन द 12 आवर्स ऑफ लॉन्च 1000 प्लस कॉपीज उसके ऑर्डर हो चुके थे। तो आप नीचे लिंक आपको नीचे मिल जाएगी मेरे वेबसाइट की ankushshedmarclasses.com, वहां पे जाके मेरी बुक भी परचेस कर सकते हैं जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज की मिलेगी। एंड उस पर मैंने एक एक्सप्रेस डिलीवरी का भी ऑप्शन ऐड कर दिया है कि अगर आपका नवंबर 24 में आपको बहुत जल्दी बुक चाहिए तो 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको वो बुक मिल जाएगी एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ। एंड साथ ही साथ मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस कंबाइन करके जो भी ऑडिट में अभी तक मैंने एनालिसिस किया, जो भी पास्ट ट्रेंड्स पढ़े, जो भी अपकमिंग ट्रेंड्स आने वाले, उन सबको निचोड़ के मैंने आपके लिए 3 बढ़िया क्लासिक मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आया हूं फॉर जस्ट 1200 रुपीज, जो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। ठीक है सर? यस सर। चलिए बहुत बातें कर ली, अब हम शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे ऑल एमसीक्यूज फ्रॉम बीओएस पोर्टल। तो ये है हमारा पूरा कंबाइंड पीडीएफ। यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्स भी प्रोवाइड कर दिया है, जो इंडेक्स का जो सीक्वेंस है वो सेम मेरे एज पर बुक है। जो मैंने बुक में आपको इंडेक्स में जिस सीक्वेंस पे दिया उसी इंडेक्स उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे मैंने नंबर भी लिख दिया ताकि आप एक साथ क्या करें, पहले आप उस टॉपिक को पढ़े, उस टॉपिक को अच्छे से समझे मेरे नोट से, एंड फिर यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एमसीक्यू सॉल्व कर ले। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शुरू करते हैं हमारे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया ना आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया ताकि हम जल्दी जल्दी से सारी चीजें डिस्कस कर पाए। यहाँ पे स्टार जो है इसका मतलब ये नहीं किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया मेरे रेफरेंस के लिए कि मुझे आपको ये चारों ऑप्शन बताना है और क्यों बताना है कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक और चीज, मैं आपको मार्क्ड पीडीएफ नहीं देने वाला, मैं आपको बिना मार्क्ड वाली पीडीएफ दूंगा ताकि आप खुद से भी इवैल्यूएशन कर पाए, खुद से भी सॉल्व कर पाए। मैं तो मैंने मार्क कर दिया तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा, आप कैसे इवैल्यूएट कर पाएंगे खुद से, इसलिए मैं आपको अनमार्क्ड वाली पीडीएफ दूंगा। ये आपको देखे जैसे आप यहां पे देखेंगे ये कुछ भी मार्क्ड आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद के रेफरेंस के लिए, खुद की एक्सप्लेनेशन के लिए मार्क किया। ठीक है सर? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SQ1 एंड SA220 के बारे में। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड टाइम लिमिट जब तक हमें असेंबली करनी पड़ती है फाइनल ऑडिट फाइल की। तो आपको पता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको असेंबली करनी पड़ती है। फिर ये पूछ रहा है कि भाई आपको रिटर्न कंफर्मेशन लेना पड़ता है कंप्लायंस विद पॉलिसीज का, वो आपको कितनी बार में लेना पड़ता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने पढ़ा था एटलीस्ट एनुअली आपको वो कंप्लायंस लेना पड़ता है अपने एम्प्लॉय से, अपने फर्म वाले, अपने जो भी लोग हैं उनसे। ठीक है? व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फर्म, अब ये हमने कभी नहीं पढ़ा, ये आईसीएआई मॉड्यूल में कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, एंड ये आईसीएआई ने नया क्वेश्चन डाला है। तो हमें बताना है कि फर्म में क्या नहीं आता है। देखो, सोल प्रैक्टिशनर आता है, पार्टनरशिप, सोल प्रैक्टिशनर भी फर्म में आता है। एक बात याद रखना, SQC1 के हिसाब से बोल रहा हूं मैं आपको, सोल प्रैक्टिशनर भी आता है, पार्टनरशिप भी आती है, कोई भी अदर एंटिटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आता है, लेकिन कॉर्पोरेशन, हमारी कंपनी जो है वो कभी भी फर्म में नहीं आती है। ठीक है सर? यस सर। फिर यहाँ पे बोल रहा है इतना बड़ा ये जो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। प्लीज एडवाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है हमें ये एडवाइस करना है। तो सबसे पहले जो इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। द ऑडिट पार्टनर डिड द राइट थिंग बाय इग्नोरिंग द कमेंट्स ऑफ EQCR, भाई इग्नोर करने कमेंट्स EQCR के, सर नहीं करने। द ऑडिट पार्टनर मस्ट डिस्कस ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ EQCR विद क्लाइंट, क्या हमें EQCR के हर एक कमेंट को क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है? नहीं सर, जो रेलेवेंट कमेंट है, जो क्लाइंट से हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें वही डिस्कस करना है। हर एक कमेंट को डिस्कस करने की क्या जरूरत है, हम तो EQCR से डिस्कस करके मैटर सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है?
EQCR has sufficient and appropriate experience. He should have been given the authority to objectively evaluate various matters. मतलब वो बोल रहा है कि EQCR खुद ही आके ऑडिट कर ले भाई। वो बोल रहे हैं कि भाई EQCR ही सारे मैटर्स को इवेल्युएट करेगा, उसके पास इतनी ऑब्जेक्टिविटी है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वो खुद ही कर लेगा सारा काम। तो EQCR सारा काम नहीं करता, वो सिर्फ रिव्यू करता है। ठीक है, यस सर। और सही ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? द चेंजेस इन ऑडिट टीम वर नॉट अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट फॉर द फील्ड इंचार्ज हु लेफ्ट द फर्म। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस इन द ऑडिट टीम हुए होंगे। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 द ऑडिटर मेड सब चेंजेस इन देयर ऑडिट टीम। कुछ चेंजेस हुए, ऑडिट पार्टनर तो सेम है, लेकिन जो फील्ड इंचार्ज है ना उसको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जो फील्ड इंचार्ज था वो हमारे लिए मतलब हमारे फर्म से छोड़ के चला गया। द ऑडिट टीम हैज अ न्यू पर्सन एज EQCR नया पर्सन लेके आ गया जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है इंडस्ट्री की, लेकिन EQCR जो है वो फर्म के साथ एम्प्लॉयड है फॉर 2.5 ईयर एंड इज येट टू क्लियर हिज CA फाइनल एग्जाम्स। अब यहां पे ये पॉइंट आ रहा है कि भाई ये जो चेंजेस किए हमने, ऑडिट फील्ड इंचार्ज को चला गया हमारा ऑडिट फील्ड इंचार्ज, हमने EQCR नया अपॉइंट किया, तो अब ये चेंजेस सही है कि नहीं वो बताना है हमको। तो हमको ये बताना है कि भाई फील्ड इंचार्ज वाला तो ठीक है, फील्ड इंचार्ज तो आप चेंज कर लो, हमको कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन EQCR जो है वो मेंबर ऑफ ICI होना चाहिए था, जहां पे यहाँ पे मेंबर ऑफ ICI नहीं है EQCR शुड बी अ CA, और यहाँ पे CA फाइनल उसने अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एंगेजमेंट टीम एनकाउंटर्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। एंगेजमेंट टीम को एक कॉम्प्लेक्स इशू मिला पर्टेनिंग टू वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड। विद इन द टीम उनके मतलब विद इन द टीम वहां पे कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कोई बोल रहा है ये होगा, कोई बोल रहा है ये होगा। तो अब इस मैटर को कैसे एड्रेस किया जाए? ठीक है, अब इसकी भावेश की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भावेश यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर होगा शायद, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इस मैटर को कैसे उसको रिजॉल्व करना है? तो हमें पता लगाना है, जैसे मिस्टर भावेश शैल अडर टू द फर्म्स पॉलिसीज ओनली। अब आपको ये याद आ रहा होगा, हमने SQC1 में पढ़ा था, अगर आपको कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मिल जाए तब आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। यहां पे बोल रहे हैं कि सिर्फ आपको फर्म की पॉलिसी के हिसाब से उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। नहीं सर। मिस्टर भावेश शुड सिक्योर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से। नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। मिस्टर भावेश शुड कम्युनिकेट द इशू टू क्लाइंट्स मैनेजमेंट फॉर रिजोल्यूशन। मैनेजमेंट के साथ चले जाओ, मैनेजमेंट के पास चले जाओ उसको रिजॉल्व करने के लिए। नहीं सर। तो करना क्या है एग्जैक्टली? मिस्टर भावेश को एंश्योर करना है appropriate consultation within the engagement team। पहले तो खुद ही अपनी एंगेजमेंट टीम के अंदर appropriate consultation लो, एंड अगर नेसेसरी है तो इंडिविजुअल्स एट appropriate level within firm, within और आउटसाइड फर्म। मतलब अगर पहले तो एंगेजमेंट टीम के अंदर डिस्कस करो, अगर आपको लग रहा है तो आप फर्म के अंदर किसी और लोगों को डिस्कस कर लो, या फिर फर्म के बाहर किसी और लोगों को डिस्कस कर लो। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो, ये हमने SQC1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है सर, यस सर। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऐसे 230 क्या बोलता है? कंसीडर द टर्म एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर एक टर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू, मतलब एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है? इट इज अ टर्म नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर एसए। अब आपको याद आ रहा होगा सर, एक्सपीरियंस ऑडिटर तो हमने अभी तक किया ही नहीं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, और ना ही इस मॉड्यूल में गिवन है कि एक्सपीरियंस ऑडिटर होता कौन है। तो यहां पे आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि एक्सपीरियंस ऑडिटर जो है वो हमारा एसए में दिया हुआ है। एसए में उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है एक्सपीरियंस ऑडिटर को, एंड इट रेफर्स टू अ पर्सन जिसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है एंड रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटिंग प्रोसेसेस की, एसएस की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सपीरियंस ऑडिटर। ये आपको ये नया पॉइंट मिला आपको, तो ऐसे बहुत सारे नए नए पॉइंट मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप एक बार लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें से आईसीआई क्वेश्चंस बना सकती है आपके 30 मार्क्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है सर, यस सर। फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद एसेज। अब ये कौन सी स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विद एसेज है? इसमें क्या बोल रहा है? द अप्रोच फॉलोड बाय टीम इज नॉट प्रॉपर एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब इस केस में ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट को जब फाइनलाइज कर रहे हैं तब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, जब आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट के दौरान आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं, उसमें लिखना पड़ता है आपने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या एविडेंसेस आपको मिले। आप जब फाइनलाइज करने जा रहे हो ऑडिट रिपोर्ट, तब आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनानी, आपको पहले से बना के रखनी पड़ती है। ठीक है सर, आपने बोला था ना फाइल असेंबली प्रोसेस हम 60 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा वो फाइल असेंबली प्रोसेस है, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मतलब कि हमने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जितने भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना लिए, उनको अब असेंबल करने का काम करना है अपने को, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने का काम नहीं करना है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद। ठीक है, यस सर। फिर हम बात करते हैं मिस्टर सी, ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, उसने साइन किया ऑडिट रिपोर्ट को 21 अगस्त 2022 को। द रेगुलेटर ने कॉल किया उसके ऑडिट फाइल इन कनेक्शन विद सम प्रोसीडिंग्स ऑन 27/2023। मतलब 27 को रेगुलेटर ने उसकी फाइल मंगवाई, फिर उसने ऑडिट फाइल सबमिट कर दी
विथ एडिटेबल एक्सेल फाइल, उसने एडिटेबल एक्सेल फाइल सबमिट करी विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर ऑन 10th August 2023। 10th August 2023 को उसने एडिटेबल एक्सेल फाइल सबमिट कर दी और उसके बाद पता चला कि भाई ऑडिट फाइल जो थी वो मॉडिफाई हुई बिटवीन 6, मतलब ये जो हमारा डेट था 20 जुलाई से लेके 10th August के बीच में ऑडिट फाइल में कुछ कुछ मैनिपुलेशंस हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी करेक्ट इन दिस रिगार्ड, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमको ये बताना है कि भाई ऑडिट फाइल वाज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल, मतलब कब तक हमें ऑडिट फाइल असेंबल करनी थी सर? अब हमको याद आ रहा है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है? 21 अगस्त 2022। तो वहां से 60 डेज लेने, यहां पे कंफ्यूजन क्या आएगा सर? यहां से 60 डेज ले ले क्या सर? यहां से 60 डेज ले ले क्या? तो हमें बताना है कि भाई ऑडिट फाइल को कंपाइलेशन का टाइम होता है 60 डेज फ्रॉम 21 अगस्त 2022 व्हिच इज 20th अक्टूबर 2022 एंड इसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन ऑडिट फाइल आफ्टर 20 अगस्त अक्टूबर 2022 वाज जनरली नॉट परमिटेड एक्सेप्ट अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 240 की। इसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डाउट्स अबाउट इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ऑडिटर को डाउट हो रहा है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी ऑफ मैनेजमेंट और TCWG के बारे में, तो ऑडिटर को क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट होगा उसमें? सबसे पहला होता है ऑब्टेन लीगल एडवाइस। ठीक है भाई, लीगल एडवाइस ले लो। मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, आपको ऑनेस्टी पे डाउट है, इंटीग्रिटी पे डाउट है, डाउट है, अभी कंफर्म हुआ नहीं सर? कंफर्म तो नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली मॉडिफाई कर दोगे? नहीं सर, मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो मॉडिफाई नहीं करेंगे, कम्युनिकेट, वाह, उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बता दो भाई इनकी इंटीग्रिटी सही नहीं है। अरे यार रुक जाओ, पहले कंफर्म तो कर लो, फिर विड्रॉ तो बहुत ही ज्यादा हो गया, विड्रॉ भी नहीं करेंगे हम, पहले ऑब्टेन करेंगे लीगल एडवाइस। हम लीगली पूछेंगे, लॉयर से पूछेंगे भाई क्या करना चाहिए, आप बता दो हमें। ठीक है, प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो चलो ऑप्शंस देखते हैं अपन। सिंस द एंगेजमेंट टीम हैज गुड रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, एंगेजमेंट टीम की गुड रिलेशनशिप है मैनेजमेंट के साथ, एंड कोई भी प्रायर इश्यूज ऑफ फ्रॉड हमने अभी तक एनकाउंटर नहीं किए हैं, इसलिए हम डिस्कशन ऑन फ्रॉड रिस्क एक्सक्लूड कर सकते हैं। हम फ्रॉड रिस्क पे डिस्कस नहीं करेंगे भाई, फ्रॉड रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है, उस पर आपको डिस्कशन करना ही है। ठीक है, यस सर। द एंगेजमेंट टीम शुड हैव डिस्कशन, मतलब एंगेजमेंट टीम अपने आप में डिस्कशन करना चाहिए, एम्फसाइजिंग हाउ एंड वेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी सब्सेप्टेबल टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपको फ्रॉड रिस्क का डिस्कशन करना ही चाहिए, भले आपको पिछले जमाने में या फिर पिछले साल में कोई भी फ्रॉड रिस्क नहीं मिला हो। ठीक है, द एंगेजमेंट टीम को ये बोल रहा है कि भाई एंगेजमेंट टीम को मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे सोलली रिलाई करना चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे आप सोलली रिलाई नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली वो फ्रॉड रिस्क के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर बोल रहा है एंगेजमेंट टीम को फ्रॉड रिस्क तभी डिस्कस करने चाहिए अगर उनको कोई इश्यूज ऑफ फ्रॉड मिले प्रीवियस ऑडिट में, अगर उनको प्रीवियस ऑडिट में कुछ फ्रॉड मिले तो ही उनको इस साल फ्रॉड रिस्क डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हर साल फ्रॉड रिस्क डिस्कस करने पड़ेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, यस सर। फिर बात करते हैं बीबी, एक हमारे लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑडिटर कंडक्ट कर रहा है एक रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट्स and assumptions related to significant accounting estimates from the prior year financial statements। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूं कि भाई पिछले साल जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए थे उसका हम अभी रिव्यू कर रहे हैं, इस साल रिव्यू कर रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग सच रिव्यू? उस रिव्यू को परफॉर्म करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उस रिव्यू को परफॉर्म करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये आइडेंटिफाई करना कि क्या कोई पॉसिबल बायस था मैनेजमेंट के पार्ट पे इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट। मतलब जब वो अकाउंटिंग एस्टिमेट हम लोग बना रहे थे ना, तो उस अकाउंटिंग एस्टिमेट के बनाते टाइम, लास्ट ईयर बनाते टाइम का कोई पॉसिबल बायस था कि नहीं था, मतलब मैनेजमेंट बायस थी या नहीं थी, वो चेक करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है लास्ट ईयर के अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू करने का। ठीक है, यस सर। फिर क्या बोल रहा है? एसी लिमिटेड है, वो उसकी ऑडिट हो रही है, ऑडिटर ने परफॉर्म किया इनिशियल रिस्क असेसमेंट एंड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जिससे वो उसको एडेड एविडेंस मिले। द ऑडिटर अब मान रहा है, अब वो इवैल्यूएट करना चाह रहा है वेदर द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल इज एप्रोप्रिएट। अब वो देखना चाह रहा है कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सच इवैल्यूएशन? उस इवैल्यूएशन को करने का कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएट है या नहीं, वो इवैल्यूएशन करने का क्या पर्पस होता है? सबसे पहला टू डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट assertions that are most susceptible to fraud, कि भाई कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट assertion most susceptible to fraud है, नहीं, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता। दूसरा टू डिटरमाइन मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स फॉर ऑडिट ओनली। पहली बात तो मटेरियलिटी हम रिस्क असेसमेंट से पहले डिटरमाइन कर लेते हैं, जो हमने इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टू क्वांटिफाई द लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल फ्रॉड अकरेंसेस। अभी हम सिर्फ रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, फ्रॉड को अकरेंसेस की क्वांटिफाई करना, क्वांटिफिकेशन
कैलकुलेशन करना वो बाद की बात है, ठीक है, अभी हम ये सब नहीं करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, क्या हमारा पर्पस है, टू गेन फर्दर इनसाइट इनटू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ताकि हमें और पता लग पाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड के बारे में, एंड डिसाइड कर पाए क्या हमें कोई एडिशनल या फिर डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। नया पॉइंट है आपके लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो ये वाला आप आइडेंटिफाई ध्यान रख लेना, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर ने सस्पेक्ट किया कि पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, मतलब फ्रॉड हो सकता है बेसिकली। ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया एक स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू इनएप्रोप्रिएट जनरल एंट्रीज। कौन सा रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया, इनएप्रोप्रिएट जनरल एंट्रीज। हाउ कैन द ऑडिटर एड्रेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन सच अ सिनेरियो। अब इसमें हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे एड्रेस करेंगे इनएप्रोप्रिएट जनरल एंट्री के केस में। तो इसमें बोला सबसे पहला द ऑडिटर शुड फोकस ऑन रिव्यूइंग द जनरल एंट्रीज मेड एट पीरियड एंड, मतलब सिर्फ पीरियड एंड की जनरल एंट्रीज आप रिव्यू कर लो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बोल रहा है सबसे पहला गलत। दूसरा द ऑडिटर शुड फोकस ऑन रिव्यूइंग जनरल एंट्रीज मेड थ्रू आउट द ईयर और एट पीरियड एंड बट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट थ्रू कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। मतलब ये बोल रहा है कि भाई आपको थ्रू आउट द जनरल एंट्रीज भी देख लो, पीरियड एंड वाली जनरल एंट्रीज भी देख लो, लेकिन आपको कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, रीक्लासिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत है। हमें सारी चीजें देखनी है जब हम रिव्यू कर रहे हैं ना इनएप्रोप्रिएट जनरल एंट्रीज का, तो हमें सारी चीजें देखनी है, मतलब हमें परफॉर्म करना है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, सारी चीजें देखनी है ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ जनरल एंट्रीज, सारी जनरल एंट्रीज देख लो, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स भी देख लो और रिक्लासिफिकेशंस भी देख लो, ठीक है। और लास्ट में तो ये बोल रहा है भाई आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय कर लो, जो हम नहीं कर सकते। कहीं भी आपको मिल जाए सोलली रिलाय ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट ए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन इटसेल्फ, ये हमने पढ़ा है, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। सर ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एक बार हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। द ऑडिटर शुड अज्यूम दैट मैनेजमेंट विल नॉट ओवरराइड कंट्रोल्स एंड फोकस सोलली ऑन डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर अज्यूम कर लो कि भाई मैनेजमेंट तो एकदम सीधी है, वो ओवरराइड नहीं करेगी इंटरनल कंट्रोल्स के, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, नहीं सर हम चेक करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। दूसरा बोला द ऑडिटर शुड रिलाय ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट मैनेजमेंट ओवरराइड एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। मतलब ये बोल रहा है कि हमें इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट उनको ओवरराइड ना कर पाए। वाह, मतलब मैनेजमेंट ओवरराइडिंग इंटरनल कंट्रोल्स वो तभी कर पाते हैं ना जब इंटरनल कंट्रोल्स उसको डिटेक्ट ना कर पाए, उनको लूप होल के बारे में पता हो, तो इंटरनल कंट्रोल कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे मैनेजमेंट के ओवरराइड को, ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। The auditor should primarily focus on detecting fraud using specialized forensic technique। वो बोल रहा है भाई हम एज एन ऑडिटर हम स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक टेक्निक डालेंगे ताकि हम फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सके। क्या हम ऐसा करते हैं ऑडिट में? नहीं, हम इनफैक्ट हम कोई फ्रॉड ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, हमें मिल जाए तो अलग बात है, ठीक है, तो हम कोई फोरेंसिक टेक्निक नहीं करते। यहाँ पे आंसर क्या होगा, द ऑडिटर शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हमसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करते हैं, एंड बी अलर्ट टू पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई कर लेता है फ्रॉड और या फिर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई फ्रॉड हो सकता है, तो ऑडिटर को इस मैटर को कम्युनिकेट करना चाहिए ऑन अ टाइमली बेसिस टू एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, टाइमली बेसिस पे करना है, उसमें कोई टाइम नहीं दिया है कि भाई एट द एंड ऑफ ऑडिट करना है, मंथली बेसिस पे करना है, क्वार्टरली बेसिस पे करना है, ऐसा कोई भी हमें टाइम नहीं दिया, हमें बस टाइमली बेसिस पे जल्दी से जल्दी हमें बताना पड़ता है मैनेजमेंट को, ठीक है। ऐसे 250 की बात करते हैं, ये बोल रहा है कि भाई द एंगेजमेंट पार्टनर नोटिस द फॉलोइंग, एंगेजमेंट पार्टनर ने ये सारी चीजें नोटिस करी, पेमेंट ऑफ वेरियस फाइन्स एंड पेनल्टीज, अनयूजुअल कैश पेमेंट्स, पेमेंट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट सपोर्टेड बाय एनी डॉक्यूमेंट, नोटिसेस रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हेवी पेमेंट्स टू लीगल काउंसिल। सो ये सारे अगर आप देखेंगे ना, मैंने आपको इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस जो एक्स्ट्रा कंटेंट में दिया था, जो आपको ऐसे 250 के नोट्स में मिल जाएगा, वो एक्स्ट्रा कंटेंट में आप देखेंगे तो ये है इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि ये है डाउट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कि भाई हमें ऐसा डाउट हो रहा है अगर हमने ये सारी चीजें नोटिस करी कि भाई नॉन कंप्लायंस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, सीएडी जो है ऑडिटर है जिसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 10 एकड़ ऑफ लैंड है जिसका एनसीआर में, ठीक है, प्रीमाइसेस जो है वो न्यूली बिल्ड है विद प्रोमोटर्स फंड। द कंपनी ने जो स्टार्ट किया ऑपरेशंस अगस्त 2023 में किया है, एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन हमने एक्सप्रेस किया था ऑन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया। सब्सिक्वेंटली कंपनी को रिसीव हुआ एक नोटिस फ्रॉम डायरेक्टर, ठीक है, एक नोटिस फ्रॉम डायरेक्टर रिसीव हुआ कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफ कंपनी हैव फेल्ड टू कंफर्म वेरियस रूल्स रिलेटेड टू कवर्ड एरिया एंड फ्लोर्स। मतलब कि हमने रूल्स को कंप्लाई नहीं किया है, ये हमें ऑडिट करने के बाद पता चला। इसका मतलब क्या कि भाई वी हैव इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। इसका मतलब क्या कि हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट है टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मतलब हम जब ऑडिट कर रहे थे तब हमें ये चीज नहीं पता चली। क्यों नहीं पता चली? क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट, ठीक है सर। यस सर, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट। पे लिखा है द अबव सिचुएशन इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है।
ऐसे 260 की बात करते हैं, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। इसमें बोल रहा है कि मिस की द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ बेस्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, वो ऑडिट टीम डिड नॉट परफॉर्म द नेसेसरी कम्युनिकेशन, मतलब उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया विद टीसीडब्ल्यूजी ओवर सम क्रिटिकल इश्यूज, उनको जो क्रिटिकल इश्यूज मिले वो उसने टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताया। मोर ओवर मैनेजमेंट को जब पता चला कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर ने कम्युनिकेट नहीं किया टीसीडब्ल्यूजी को, उन्होंने भी कम्युनिकेट नहीं किया। वाह, मतलब मैंने एज एन एंगेजमेंट पार्टनर मैंने तो कम्युनिकेट नहीं किया, मैनेजमेंट ने भी कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है। और जब हमें इशू के बारे में पता चला तो जो पर्सनल चार्ज विद गवर्नमेंट था, मतलब जो टीसीडब्ल्यूजी थे, उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा है, ऑडिटर से पूछा कि क्यों आपने हमें कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है। तो अपॉन सच इंक्वायरी एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है कि भाई ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी पहले कम्युनिकेट करने की, फिर हम कम्युनिकेट करते हैं, और मैनेजमेंट बोलता है कि भाई हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं कम्युनिकेट करने की। तो आपको बताना है ऐसे 260 में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम्युनिकेट करने की। तो आप ये बोलोगे कि भाई ऑडिटर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कम्युनिकेटिंग मैटर्स एज पर ऐसे 260 टू टीसीडब्ल्यूजी। ऑल्सो मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट टू टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर लिया तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, उसको फिर भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स के बारे में। XYZ आर जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। XYZ जो है वो जॉइंट ऑडिटर्स है। X and Y are entitled to assume that Z has actually performed work in accordance with essays। इसका मतलब क्या है कि भाई एज ए जॉइंट ऑडिटर अगर हमने अपना काम बांट लिया ना, तो जो काम जिसको दिया गया है हम ऐसा मानेंगे कि उसने वो काम अच्छे से किया है, एज पर एसेस किया, हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सारा चेक वाले ऑप्शंस है कि भाई है ना, हम चेक करेंगे जाके, हम उसका काम चेक करेंगे, हम दूसरे जॉइंट ऑडिटर का काम चेक करेंगे, तो हमको चेक नहीं करना, हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि भाई उसने अपना काम एज पर एसेस किया है, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 300 की। ऐसे 300 में क्या बोल रहा है, द ऑडिट टीम डिस्कस दैट दे विल नॉट डॉक्यूमेंट दिस ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट टीम ने बोला कि भाई हम ऑडिट प्रोग्राम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जब तक हमारा ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाए, क्योंकि एट वेरियस स्टेजेस हमें इसको चेंजेस करना पड़ेगा ना, और जो भी चेंजेस हमें, अगर हम ऑडिट प्रोग्राम डॉक्यूमेंट कर लेते तो हमें वो चेंजेस भी डॉक्यूमेंट करेंगे। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इतना सारा काम कौन करेगा, लास्ट में हम ऑडिट प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट कर लेंगे जाके। तो बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, आपको ऑडिट प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट पे जाके आप ऑडिट प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट कर रहे हो। द अप्रोच ऑफ ऑडिट टीम नॉट टू डॉक्यूमेंट ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑडिट टीम को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ, एंड कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसको भी डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर। यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीए समीर आफ्टर डेवलपिंग ऑडिट स्ट्रेटजी, उसने ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप की, उसने डेवलप किया ऑडिट प्लान, लेकिन उसको फिर लगा कि यार हमें मटीरियलिटी लेवल को है ना रिवाइज करने की जरूरत है, इसलिए वो लोग है ना ऑडिट स्ट्रेटजी को भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी उनको। तो अब उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटजी मॉडिफाई करनी चाहिए, फिर उसके बेसिस पे उसको ऑडिट प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले हम ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हैं फिर ऑडिट प्लान बनाते हैं, तो अगर हमें ऑडिट स्ट्रेटजी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो पहले वो कर लो, फिर ऑडिट प्लान बनाओ, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइनल रिव्यू, जब हम फाइनल रिव्यू कर रहे थे ना पूरे ऑडिट का, तब ऐसा डिस्कस हुआ, तब हमने डिस्कस किया ऑडिट पार्टनर के साथ, और वो कन्विंस नहीं था हमारी अप्रोच से, वेयरइन दे रीअसेस देयर प्लान्स कंटीन्यूअसली रिजल्टिंग इन वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब ऑडिट पार्टनर बोल रहा था कि आपने जो रीअसेस किया ना ऑडिट प्लान को बार बार ड्यूरिंग द ऑडिट, ये आपको नहीं करना चाहिए था, दिस वाज अ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताइए, क्या हम ऑडिट प्लान को रीअसेस करते हैं, बार बार चेंज करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ताकि हम अच्छे से ऑडिट को परफॉर्म कर पाए? यस सर। मतलब ऑडिट पार्टनर यहां पे गलत है और टीम ने सही काम किया है, टीम ने जो चेंजेस किए ऑडिट प्लानिंग में वो सही थे, ठीक है। तो ऑडिट पार्टनर्स व्यू इज नॉट करेक्ट एंड द टीम डिड राइट थिंग, ऑडिट टीम ने सही काम किया है। सीएजे कंसीडर करता है जो रेंटल रेवेन्यू है ना, मतलब जो रेंट से हमें रेवेन्यू मिल रहा है, उसको हम टेस्ट करेंगे कैसे, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी ऑफ प्रीमाइसेस, कंसीडरिंग रेंट फिट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स एंड अदर सिमिलर कंसीडरेशंस। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ रूम्स इनटू परसेंटेज ऑक्यूपेंसी इनटू रेंट इनटू नंबर ऑफ डेज ऑपरेशनल, वैसे करके मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा है बेसिकली। ये एनालिटिकल प्रोसीजर करके हम रेंटल रेवेन्यू पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, एक तो सबसे पहली बात, जो रेवेन्यू होता है उस पे हमारा बेसिक प्रिजम्पशन होता है, बेसिक हमारा अजम्पशन होता है कि इसमें फ्रॉड है, ठीक है। वो हमने इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो हमने किया था तब हमने समझ लिया था। तो अगर इसमें फ्रॉड रिस्क है, तो अगर फ्रॉड रिस्क है तो क्या हम उसमें सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करके आराम से अपना कंफर्ट ले सकते हैं? नहीं सर, हमें उसमें टेस्ट करना पड़ेगा, हमें उसमें और भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ ये एनालिटिकल प्रोसीजर करके शांत नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ही कैन नॉट चूज टू रिलाई अपॉन अबव ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड इन सिचुएशन, मतलब आप सोलली इस प्रोसीजर पर रिलाई नहीं कर सकते, ये तो कर लो, उसके साथ साथ आपको और भी प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, ठीक है सर। यस सर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर टू, मतलब पिछले साल का जो ऑडिट था वो कंडक्टेड बाय डिफरेंट एंगेजमेंट टीम था। हाउएवर द एंगेजमेंट टीम ऑफ सन प्राइवेट लिमिटेड फॉर करंट ईयर हैज गॉट द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब पिछले साल किसी और टीम ने ऑडिट किया था, हमारे फर्म की टीम थी वो, लेकिन पिछले साल किसी और टीम ने ऑडिट किया था, इस साल कोई और टीम कर रही है, लेकिन इस साल जो टीम कर रही है ना उसके पास रेलेवेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो ऑडिट टीम कंफ्यूज्ड है ड्यूरिंग द प्लानिंग वर्क एंड वुड लाइक टू हैव योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब ऑडिट टीम अब प्लान कर रही है ना, जो नई वाली ऑडिट टीम है वो प्लानिंग के लिए बैठ रही है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो अब एडवाइस मांग रही है। तो हम ये बोलेंगे उसको कि आप कंसल्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर एंगेजमेंट टीम के साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर प्लानिंग, आप प्लानिंग के स्टेज पे प्रीवियस ईयर टीम के साथ भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं आप ये मत सोचना कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी या फिर आप उनका कोई काम नहीं ले सकते, उनसे हेल्प नहीं ले सकते, ऐसा मत सोचना, आप प्रीवियस ईयर टीम के साथ भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक नया पॉइंट है, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 320 के बारे में, ये बोल रहा है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब ये होता है जो अमाउंट हम सेट करते हैं एट लोअर देन मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज लोअर देन मटेरियलिटी, लेस देन मटेरियलिटी बेसिकली फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स exceeds materiality for the financial statement as a whole, मतलब जो हमारे मिसस्टेटमेंट्स है वो exceed नहीं कर रहे हैं हमारी मटेरियलिटी को, ये हम इससे प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करते हैं इस प्रोबेबिलिटी को, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 402 की, ये बोल रहा है कि भाई वानी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो यूज करती है ईआरपी सॉफ्टवेयर अपने सारे बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, और एप्लीकेशन जो है वो होस्ट करती है अपने क्लाउड में एंड मेंटेन किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, मतलब यहाँ पे ऐसे 402 आ गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, थर्ड पार्टी में जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उस पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, उसके डेटा सेंटर को एक्सेस करना चाह रहा है, खुद टेस्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन हो गई एंड मैनेजमेंट ने ये इन्फॉर्म किया कि भाई थर्ड पार्टी के पास एक आईएसओ सर्टिफाइड है, थर्ड पार्टी पहली बात तो आईएसओ सर्टिफाइड है एंड ऑडिट उसके कंट्रोल्स का ऑडिट भी होता है जो रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पे आके ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी ऑडिट हो रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब एज एन ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे उनके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स मंगा लेने चाहिए, मतलब वो हमारे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट थे ना, वो रिपोर्ट हमें मंगा के चेक कर लेना चाहिए कि भाई ऑडिट में कुछ गलतियां निकली, क्या निकला, कैसे किया, वो सारी चीजें, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 530 ऑडिट सैंपलिंग के बारे में। इसमें ये बोल रहा है कि फर्स्ट सैंपल हमने चूज किया था बाय सिलेक्टिंग अ रैंडम नंबर फ्रॉम रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, एक मेथड ये हो गया। दूसरा, देयर आफ्टर सैंपलिंग इंटरवल वाज एडेड टू लास्ट वैल्यू एंड अगेन प्रोसेस इज रिपीटेड टू ऑब्टेन 3 सैंपल, मतलब इसमें हमने सैंपलिंग इंटरवल का यूज किया। तो अगर आपको याद आ रहा हो इसमें हमने दो सैंपलिंग मेथड का यूज किया है, एक है हमारे पास सिस्टमैटिक सिलेक्शन एंड दूसरा हमने किया रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, और ये दोनों हमारी ऑडिट एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है सर, यही हमें बताना था कौन सा मेथड हमने यूज किया बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइंट ने ऑब्जर्व किया कि देयर आर नंबर ऑफ सैंपल्स दैट ऑडिट टीम हैज रिक्वेस्टेड, मतलब जो हमने इस साल जो हमने सैंपल्स रिक्वेस्ट किए ना वो सैंपल बढ़ गए, तो अब जो हमारा ऑडिटी है, जो हमारा क्लाइंट है, वो बोल रहा है नहीं नहीं सर आप ऐसा कैसा कर सकते हो, आपने पिछले साल तो कम सैंपल दिया था, आप इक्वल टू लास्ट ईयर सैंपल हमें इस साल भी सैंपल दे दीजिए, हम आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे के सारे एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तब हम उनको ये बोलेंगे कि आपके आर्ग्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, सैंपल सिलेक्शन जो है वो हमने एज पर ऐसे 530 किया है एंड वो ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकता है और क्लाइंट को भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने पिछले साल कम मांगा था, इस साल ज्यादा मांग रहे हो, तो इस साल वाले आप कम कर दो तभी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट यहां पे बात आती है अपना प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट एंड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की। तो यहां पे ये बोल रहा है कि हमने टोटल 50 परचेज इनवॉइसेस को सैंपल किया, मतलब पूरे जितने भी इनवॉइसेस थे उसमें से हमने 50 परचेज इनवॉइसेस उठाए जिसका अमाउंट था, टोटल अमाउंट था 10 लाख, उसमें से हमें मिस स्टेटमेंट मिला 2 परचेज इनवॉइसेस में जिसका अमाउंट था 5 लाख, ठीक है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है हमारा 2 लाख एंड जो परचेजेस टोटल परचेजेस हमारे पीएनएल में है वो 5 करोड़ है। अब आप डायरेक्टली ऐसा मत देख लेना, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सर यहाँ पे तो 2 लाख है हमारा टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट और हमें मिस स्टेटमेंट मिला है 5 लाख का, मतलब टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, प्रोजेक्टेड मतलब हमारा जो मिस स्टेटमेंट एक्चुअल मिस स्टेटमेंट में कम है। लेकिन आप ये ध्यान देना कि ये जो 5000 का हमें मिस स्टेटमेंट मिला है वो 10 लाख के सैंपल में से मिला है। इसका मतलब क्या, जब हमने 10 लाख को टेस्ट किया तब हमें 5000 का मिला, तो अब प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना पड़ेगा। कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, 10 लाख पे अगर हमें 5000 का मिल रहा है मिस स्टेटमेंट तो 5 करोड़ पे कितना मिलेगा, 5 करोड़ हमारा टोटल पॉपुलेशन, तो अगर हम 5 करोड़ को टेस्ट करते तब हमें कितना मिस स्टेटमेंट मिलता, वो है 2.5 लाख, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख इज मोर देन 2 लाख।
तो हम वही बताएंगे कि अब जो हमारा प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है इज लाइकली टू बी मोर देन द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, इसलिए हमें सैंपल साइज को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम और आइडेंटिफाई कर पाए और मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। Which of the following selection can be considered as block sampling method? Block sampling method में क्या होता था, हम contiguous item select करते थे, contiguous मतलब continuous item select करते थे, एक के साथ एक जो लाइन में लगे हुए वो वाले आइटम सिलेक्ट करते थे। तो ऑडिटर ए यूजेस अ सैंपल ऑफ 50 कंसेक्यूटिव चेक्स, हमने 50 कंसेक्यूटिव चेक्स लिए एंड उसको फिर चेक करेंगे कि क्या वो ऑथराइज सिग्नेटरीज के द्वारा साइन किए गए थे या नहीं किए गए थे, रेदर देन पिकिंग 50 सिंगल चेक्स थ्रू आउट द ईयर। अगर हम 50 सिंगल चेक्स थ्रू आउट द ईयर करेंगे तो वो ब्लॉक सैंपलिंग नहीं है, लेकिन हम कंटिन्यूअस मतलब लाइन वाइज 50 चेक ले लेंगे तो उसको हम ब्लॉक सैंपलिंग बोलेंगे, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हैं इन सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब कैपिटल एसेट्स को एक्विजिशन करने के लिए हमने जो परचेज ऑर्डर बनाए थे उसमें से हम कुछ सैंपल्स को टेस्ट कर रहे हैं। हमने वी फेल्ड टू नोटिस लैक ऑफ एडरेंस टू सर्टेन एस्टैब्लिश्ड पैरामीटर्स फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स, मतलब कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ही आप उन ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। तो हमने जब सैंपल लिए ना तब हम उनमें उस पैरामीटर्स को ढूंढना भूल गए। तो ये कौन सा रिस्क है, ये सैंपलिंग रिस्क नहीं है, मतलब ये सैंपल की वजह से रिस्क हो रहा है ऐसा नहीं है, सैंपलिंग रिस्क अलग होता है, ये हमारा नॉन सैंपलिंग रिस्क है बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, ये ह्यूमन के एरर की वजह से हुआ है, हमारे एरर की वजह से हुआ है, इसलिए नॉन सैंपलिंग रिस्क है। कंट्रोल रिस्क इनहेरेंट रिस्क है ही नहीं, ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 550 के बारे में, रिलेटेड पार्टीज। तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एंटर किया कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, जो सीए राम था एंगेजमेंट पार्टनर, उसने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लिया, बोला भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो रिगार्डिंग प्रॉपर अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इज देयर एनी फर्दर रिस्पांसिबिलिटी? हाँ भाई, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके आप शांत नहीं बैठ सकते, आपको और भी प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, इसलिए यस The audit firm has the responsibility to perform audit procedures ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, एसेस कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके to risk of material misstatement arising from entities failure to appropriately account for related party relationship transaction imbalances। सीधी सी बात कि भाई हमें और ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 560 के बारे में, सब्सीक्वेंट इवेंट्स। जब मैनेजमेंट ने अमेंड किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच वर ऑलरेडी इशूड, जो इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम अमेंड करेंगे तो व्हाट ऑडिट प्रोसीजर इज ऑडिटर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, तब हमें कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ते हैं वो हमने ऐसे 560 में अच्छे से डिस्कस किए हुए। 3 प्रोसीजर्स थे। सबसे पहले हमें ऑडिट प्रोसीजर करना है टू गेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ओवर द इवेंट, जो भी इवेंट हुआ है उस पे। दूसरा हमें एक्सटेंड करना है ऑडिट प्रोसीजर्स टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तीसरा हमें प्रोवाइड करना है न्यू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द अबेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड न्यू ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अर्लियर देन अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीए जैन जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिस्टेड कंपनी का मूव एंड मूड लिमिटेड। ऑन 15 जून 2024 देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ फायर का एक इंसिडेंट हो गया था इन लॉजिस्टिक्स पार्क वेयर इन्वेंट्रीज ऑफ कंपनी वेर आल्सो स्टोर्ड, ठीक है। इट रिजल्टेड इन लॉस ऑफ इन्वेंट्री, इसमें लॉस ऑफ इन्वेंट्री होगा 20 करोड़ का एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स था हमारा 25 करोड़ का। तो विच स्टेटमेंट इज मोर एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड? तो सबसे पहली बात तो ये फायर है इसलिए ये हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, हमारा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर एडजस्टिंग इवेंट होता तब हम सोचते क्या करना है, लेकिन ये फायर है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट कंडीशंस एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। इसलिए हमारी सिर्फ इतनी ड्यूटी है ये देखना कि भाई उसका नेचर एंड प्रोबेबल फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया है या फिर नहीं किया है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को हम सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, ये हमने इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी एमसीक्यूज थे जो रिपीट हो रहे थे फ्रॉम इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो वो सारे एमसीक्यूज मैंने यहां से हटा दिए क्योंकि वो सारे वापस से डिस्कस करने का मतलब नहीं है। तो एक बार आप जाके इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो जो 2 वीडियो मैंने डाली है आईसीएम मॉड्यूल की एंड बीओएस पोर्टल की, वो दोनों वीडियोस भी आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है सर, यस सर। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ उपशंत लिमिटेड, वो रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड क्योंकि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गए थे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड जिसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड करना पड़ा वर्मा एंड एसोसिएट्स को, जिसमें उसने प्रोसीजर्स बताए ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स वेर रिस्ट्रिक्टेड सोलली टू अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब उसने अपने ऑडिट प्रोसीजर रिस्ट्रिक्ट कर लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट हुए उससे ही। मतलब ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना हो तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ रेस्ट्रिक्टेड सोलली टू अमेंडमेंट, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम अब whether due to amendment in the audit report it dates need to be changed, क्या हमें अब जो अमेंडमेंट किया हमने उसकी वजह से क्या हमें डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। एंड दूसरा क्या अदर अल्टरनेटिव था मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू सच अमेंडमेंट, मतलब मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को और कैसे प्रेजेंट कर सकता था, क्या अल्टरनेटिव था मेरे पास। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भाई ओरिजिनल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो तो रहेगी, आप एक
एडिशनल डेट डाल दोगे। एंड दूसरा जो अल्टरनेटिव था आपके पास, आप एक न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते थे बाय इंक्लूडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है सर? यस सर। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। मतलब आपको सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। अब इनमें से कौन सा प्रोसीजर्स वो नहीं है, ठीक है, तो हम पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कौन सा प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहला है द प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म फॉर पीरियड बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और एज नियर एज प्रैक्टिकल दे दो। मतलब इन दोनों डेट के बीच में हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं, सही बात है। हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट के पास से कि भाई उनको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता चला है कि नहीं पता चला है, ये भी सही बात है। हमें ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ता है प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स व्हिच वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब सारे फैक्ट्स जो भी हमें आइडेंटिफाई हुए जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट डालते हैं उनके ऊपर हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, सही बात है। तो हमें क्या नहीं करना पड़ता, परफॉर्म additional procedures on matters which have already yielded satisfactory conclusions। मतलब जिस प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद हमें satisfactory conclusion मिल गया उस पे हमें एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं SF 570 गोइंग कंसर्न के बारे में। ये बोल रहा है कि हमारा जो टीपी लिमिटेड है वो कंस्ट्रक्शन करता है फ्लायर्स एंड और ऑपरेशंस का, जिसका रेस्ट्रिक्टेड है वन स्टेट, एक ही स्टेट में करता है। और ड्यूरिंग 23-24 ओविंग टू एडवर्स फाइंडिंग्स, कुछ एडवर्स फाइंडिंग्स मिल गए उनके सेफ्टी ऑडिट में, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उनका वन ऑफ द फ्लायर्स जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था वो क्लोज हो गया। अब कंपनी को एकदम पूरा ब्लैकलिस्ट कर दिया, मतलब उसी स्टेट में हम काम करते थे, उसी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया, शो कॉज नोटिस इशू कर दिया कॉज के लिए, एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को भी अरेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया एनी रिलीफ टू द डायरेक्टर्स। अब सीएटी जो ऑडिटर है कंपनी का, अब वो क्या करता है ना, सेकंड राउंड ऑफ मैनेजमेंट जो आता है, मतलब जो दूसरी मैनेजमेंट आती है, उसने कुछ कैश फ्लो फोरकास्ट दे रखा है फॉर कमिंग ईयर्स। ठीक है, लेकिन सीएटी पे उनको कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हु इज अनकन्विंस्ड रिगार्डिंग द अजम्पशंस बिहाइंड द कैश फ्लो फोरकास्ट। मतलब जो कैश फ्लो फोरकास्ट में जो भी अजम्पशंस लिए ना मैनेजमेंट ने, दूसरी मैनेजमेंट ने, उसके लिए हम अनकन्विंस्ड है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन, अब हमें एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि देयर आर डाउट्स ऑन द गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा इंडिकेटर नहीं है अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी और एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, वो हमने जो भी इंडिकेटर्स बने थे फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, अदर इंडिकेटर्स, उसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है। नेट लायबिलिटी था हमारे फाइनेंशियल में, कैंसिलेशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्शन लाइसेंस ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी अदर्स में था हमारे। सब्सटैंशियल ऑपरेटिंग लॉसेज या फिर सब्सटैंशियल डिटोरिएशन इन वैल्यू, ये भी हमारे था हमारे फाइनेंशियल में था। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या कोई कंपनी अगर डिक्लेयर नहीं कर रही है डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या हम ऐसा बोलेंगे उसकी गोइंग कंसर्न खतरे में? नहीं सर, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीए चेतन ने ऐसा नोटिस किया कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कि उसके की फाइनेंशियल रेशियोज जो थे वो रेड में थे, उसकी टॉप लाइन जो है वो ड्रास्टिकली फॉल हो गई। टॉप लाइन मतलब क्या होता है, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो टॉप लाइन जो है वो ड्रास्टिकली फॉल हो गई है। कंपनी स्ट्रगल कर रही है उसके लोन को पे करने में, टीडीएस जो डिडक्ट किया है एम्प्लॉय से वो भी डिपॉजिटेड आफ्टर गैप ऑफ 5 मंथ्स है। ठीक है, द कंपनी इज फाइलिंग इट्स जीएसटीआर 3B जस्ट टू, मतलब अपनी जीएसटीआर 3B वो तभी फाइल कर रहे हैं ताकि उनका ई वे बिल ब्लॉक ना हो जाए। तो विच इज नॉट लाइकली टू बी अ रिलायबल एंड ऑडिट एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। मतलब हम जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे लग रहा है ना देयर आर इवेंट्स एंड कंडीशन व्हिच मेक आउट सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो अब इसमें हम जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे उसमें से ये कौन सा ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला है चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, सही बात है, हम देखेंगे उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरा मेक इंक्वायरी रिगार्डिंग हाउ पाइल्ड अप स्टैट्यूटरी ड्यूज विल बी पेड, मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूज आप कैसे पे करेंगे वो भी हम उनसे पूछेंगे। हम पूछेंगे क्या कोई मटीरियल पेमेंट्स आपने कैश आउटफ्लोज में नहीं दिखाया है, मतलब आपने कोई मटेरियल पेमेंट हटा दिया है कैश आउटफ्लो से, तो वो भी हम चेक करेंगे। क्या हम चेक नहीं करेंगे, क्या हम नहीं देखेंगे, एक्सेप्ट इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स एंड रियलाइजेशन फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब अगर कैश फ्लो फोरकास्ट में इंक्रीज इन सेल्स दिखा हुआ है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आपने इंक्रीज इन सेल्स कैसे दिखाया, आपके क्या अजम्पशंस है, उनके अजम्पशंस को चेक करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, इसलिए ये हमारा प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और वो मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है एडवर्स ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन, जैसा भी वो परवेसिव है या नहीं उसके हिसाब से एज पर एस 705। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन हमारे जजमेंट में गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज नहीं करना चाहिए था, इनएप्रोप्रिएट है, तब हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और ये
अनसर्टेनिटी इस बार इन्होंने डिस्क्लोज कर दी है। तब हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक सेपरेट सेक्शन हम ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर देंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, जिसमें हम हाईलाइट करेंगे हमारे नोट को, जो भी हमारी मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 580 के बारे में। इसमें हमें अरेंज करना है ऑडिट प्रोसीजर्स इन प्रॉपर ऑर्डर। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है, तब हम क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उसको हमें प्रॉपर ऑर्डर में डालना है। तो देख रहे हो आप, मतलब आपको वो पॉइंट्स तो याद रखने ही है और उनका सीक्वेंस भी याद रखना है। ये सीक्वेंस भी पूछ रहे हैं आपको एमसीक्यूज में, तो आपको वो सीक्वेंस भी याद रखना है, कौन से सीक्वेंस में था वो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर विथ मैनेजमेंट, फिर हम रिवैल्यूएट करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, फिर हम इवैल्यूएट करेंगे इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया तो उसकी रिलायबिलिटी पे देखेंगे इफेक्ट क्या आ रहा है, और फिर एप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन। ठीक है सर, यस सर। अब हम बात करते हैं ऐसे 620 के बारे में। एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ऑडिटर का एक्सपर्ट आइदर बी एन इंटरनल और ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी हो सकता है, इंटरनल एक्सपर्ट भी हो सकता है। अब फॉलोइंग में से कौन सा हमारा इंटरनल एक्सपर्ट नहीं होता है? भाई साहब ये देख रहे हो कितना घुस के पूछा है, ये मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़वाया हुआ था, मेरे को लगा था इसे पूछेगा ही पूछेगा, एंड ये इन्होंने एमसीक्यू में पूछ भी लिया कि हमारे इंटरनल एक्सपर्ट में कौन कौन नहीं आता है। तो पार्टनर आता है हमारा, टेम्पररी स्टाफ भी आता है हमारा इंटरनल एक्सपर्ट में, परमानेंट स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स नेटवर्क, हमारे ऑडिटर्स नेटवर्क फॉर्म का परमानेंट स्टाफ भी आता है। लेकिन कौन नहीं आता है? प्रोस्पेक्टिव सीए जो हमको ज्वाइन करने वाला है लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो वो हमारा इंटरनल एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 701 की। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर एंड की कैम सेक्शन नीड्स टू कवर एक्सेप्ट फॉलोइंग एक्सपेक्ट, मतलब क्या क्या कैम सेक्शन में आता है, एक्सेप्ट मतलब कौन सा कैम सेक्शन में नहीं आता है। तो रेफरेंस टू रिलेटेड डिस्क्लोजर्स ये भी आता है। दूसरा, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, कैसे हमने एड्रेस किया था वो भी आता है। एंड क्यों हमने इसको मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट बोल रहे हैं, ये भी आता है। क्या नहीं आता है? एक्सप्लेनेशन ऑन द मैटर गिवन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया है तो उसको हम कैम सेक्शन में नहीं डालते हैं। ठीक है सर, यस सर। फिर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं टुलिप लिमिटेड जो है वो लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, एंड पिंटो एंड कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रोवाइड करेंगे एडवर्स ओपिनियन एंड फर्दर डिटरमाइन दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर, मतलब उन्होंने बोला कि हम एक एडवर्स ओपिनियन दे देंगे और हमारे हिसाब से और भी कोई की मैटर नहीं है अदर देन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में जो भी हम बोल रहे हैं। अब कमेंट वेदर पिंटो एंड कंपनी नीड्स टू रिपोर्ट अंडर एसए 701। अब बताओ कि कोई कैम नहीं है तो क्या हमें कैम रिपोर्ट करना पड़ता है? जी सर, हमें कैम रिपोर्ट करना पड़ता है और कैम में हमें ये बताना पड़ता है कि कोई भी मैटर नहीं है, मतलब कैम का सेक्शन तो हमें इंक्लूड करना ही करना पड़ता है लिस्टेड कंपनी के केस में। ठीक है सर, यस सर। तो वही बताएंगे ऐसे 701 जो है वो मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के केस में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैम नहीं है अदर देन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक्सेप्ट फॉर मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, वी हैव डिटरमाइंड कि कोई भी और कैम नहीं है टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 5705 के बारे में। वो बोल रहे हैं कि भाई सीए कमल ने नोटिस किया कि इन्वेंट्रीज ऑफ कंपनी जो 46 करोड़ की थी इक्वल टू 25% ऑफ टोटल एसेट्स एंड मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दूसरा जो सेल्स थे हमारे इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल सेल्स हैव नॉट एक्चुअली अकर्ड, मतलब इन्वेंट्री जो आपके 25% ऑफ टोटल एसेट्स तो है ही नहीं आपके पास और 10% ऑफ सेल्स भी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन? तो सीए कमल को कंसिडर करना चाहिए इशूइंग एन एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन उसको देना चाहिए क्योंकि ये मटीरियल भी है और परवेसिव भी है। 25% ऑफ टोटल एसेट्स एंड 10% ऑफ टोटल सेल्स इज मटीरियल एंड परवेसिव, हमें एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए और दोनों डिस्क्रिपेंसीज को मेंशन करना चाहिए इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम कंडक्ट कर रहे थे ऑडिट, हमने ये देखा कि मैनेजमेंट ने इंटेंशनली मटेरियल मिस स्टेटमेंट किए हैं सेवरल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ताकि वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को धोखा दे पाए, डिसीव कर पाए, मतलब धोखा देना। ठीक है, तो मतलब उन्होंने इंटेंशनली मटेरियल मिसस्टेटमेंट किए और वो रिड्यूस कर पाए प्रेशर्स ऑफ मार्केट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और ताकि वो रेपुटेशन बढ़ा पाए कंपनी की। तो हमारा इंप्लीकेशंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या होगा? अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं हुआ है रिगार्डिंग द मिस स्टेटमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली हम एडवर्स ऑडिट ओपिनियन इशू करेंगे क्योंकि कंपनी ने इंटेंशनली वो किया है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स किए हैं। ठीक है, एंड इसको हम बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ में भी डालेंगे। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे 710, ये हमारा आ गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में सीए राम ने आइडेंटिफाई किया कि देयर वाज मिस स्टेटमेंट इन लास्ट ईयर में मिस स्टेटमेंट था एंड उसको अभी तक करेक्ट नहीं किया। ठीक है, ऑल्दो हमने लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड की थी, हमने खुद ने अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड की थी। अब मुझे बताओ, अब सीए राम को बताओ कि क्या उसको ऑडिट ओपिनियन प्रोवाइड करनी चाहिए कि कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो लास्ट ईयर का मिस स्टेटमेंट है वो इस साल मिला है एंड अनमॉडिफाइड इशू हुई थी हमने लास्ट ईयर में, अनमॉडिफाइड ओपिनियन हमने इशू किया था। तो हम ये बताएंगे कि
कि भाई एज पर एस 710 सीए राम को क्वालिफाई करना चाहिए करंट पीरियड का ऑडिट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ओनली, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के केसेस में ही उसको क्वालिफाई करना है अपना करंट पीरियड का ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर, यस सर, ये हमने एस 710 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब ये हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज एरियाज के बारे में ऐसे 800, 805 एंड 810 में। सबसे पहले कौन एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड फॉर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मैंने आपको बताया हुआ है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वही ऑडिट कर सकता है जो ऑडिटर है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, ऐसे 705 डज नॉट अप्लाई व्हाइल ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्ड इन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें कंटेन होंगे किसमें होंगे, तो ऐसे 805 अप्लाई नहीं होगा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का डेफिनेशन क्या है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स और स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट करता है, एंड दूसरा ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी हो सकता है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से ऐसे 800 में। And interpretation is dash when adoption of another reasonable interpretation would produce a material difference in the information presented in financial statements। मतलब अगर एक इंटरप्रिटेशन को हम क्या बोलेंगे, जब उस इंटरप्रिटेशन के अलावा अगर हम कोई और इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं उससे मटीरियल डिफरेंस हो जाएगा, मटीरियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो पहली वाली इंटरप्रिटेशन है उसको हम सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। ठीक है, आपके ऐसे मॉड्यूल में नहीं है, आपको यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, यस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमने प्रिपेयर किया स्पेशल फ्रेमवर्क से, एंड उस फाइनेंशियल मतलब हमने जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए, वही स्टेटमेंट सिर्फ वो अकेले स्टेटमेंट से एंटिटी प्रिपेयर करती है, एंटिटी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर ही नहीं करती है। ठीक है, उस सर्कमस्टेंसेस में उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और भी यूजर्स यूज करेंगे क्योंकि उनके पास जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो है ही नहीं। ठीक है, डिस्पाइट द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब उस ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बोलेंगे। मतलब आपने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना नहीं रहे हो, तो सारे के सारे यूजर्स आपके स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं, तो क्या हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल देंगे? नहीं सर, उनको बोलेंगे तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही। ठीक है, यस। इन द केस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट क्या डिस्क्राइब करेगा? पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि स्पेशल पर्पस है तो हमें स्पेशल पर्पस भी तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, यस सर। अगर ऑडिटर एक्सप्रेस करता है एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तब उसको कौन सा ओपिनियन वो इश्यू कर सकता है? समरी फाइनेंस स्पेसिफिक एलिमेंट पे, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या फिर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मतलब अगर आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है तो आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कौन सा ओपिनियन दे सकते हो? सर अनमॉडिफाइड के अलावा कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं हम लोग, अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। मतलब डिस्क्लेमर, मॉडिफाइड, एडवर्स, ये तीनों ओपिनियन अपन दे सकते हैं लेकिन अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अगर ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करता एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू अप्लाइड क्राइटेरिया बीन अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि अप्लाइड क्राइटेरिया जो था वो अनएक्सेप्टेबल था या फिर हम एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या हमें फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो वैसे तो जनरली नहीं, लेकिन अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोल दे तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब ऑडिट में, पूरे ऑडिट में आप ये ध्यान रखना कि पूरे ऑडिट में अगर लॉ एंड रेगुलेशन कुछ भी बोल दे तो आपको वो करना ही करना है, भले ऑडिट के प्रोविजंस कुछ भी बोलते हो। तो यस, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोल रहा है तो। ठीक है, यस। जब हम ऑडिट कर रहे थे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्स लिमिटेड की, तो हमने नोटिस किया कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां से समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नहीं थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में? हमें ये देखना चाहिए कि क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब करते हैं क्लियरली कि वो कहां से बने हैं, कहां पे हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढूंढ सकते हैं, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन में बोला है कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं है। एंड क्या जो क्राइटेरिया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी दिया हुआ है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फिर नहीं दिया हुआ है, ये सब हमने ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज है सब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड, कन्फाइंड नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, एक वर्ड पे इन्होंने एमसीक्यू बना लिया कि भाई रेस्ट्रिक्टेड बता दो, लिमिटेड बता दो, कन्फाइंड बता दो, क्या होता है वो वर्ड? आईसीआई भाई, आईसीआई। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो डिराइव हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, लेकिन वो कंटेन करते हैं लेस डिटेल देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिराइव किए लेकिन उसमें कम इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली पूरी डेफिनेशन दे रखी है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसको हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें लेस डिटेल है फ्रॉम द ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसआरएस के बारे में। हमारे एसए सारे खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे एसआरएस की। तो ये बोल रहा है सीएवाई ने एक्सेप्ट किया एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स
ठीक है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म किया इन रिलेशन टू सेल्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी फॉल्स इन दिस रिगार्ड, फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है, तो पहले ट्रू वाली देख लेते हैं। द एंगेजमेंट लेटर शुड इंक्लूड अ स्टेटमेंट, उस एंगेजमेंट लेटर में एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, सही बात है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट तो आपको रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। सीएवाई को कैरी करना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर टू विच ही एंड मीडिया हाउस एट एग्रीड, मतलब अगर उन्होंने कोई एग्री किया ऑडिट प्रोसीजर जिसमें ऑडिट आ रहा है तो आपको वो ऑडिट भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, यस, ठीक है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मतलब यही होता है। इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, सही बात है भाई, इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिट प्रोसीजर में, तो फॉल्स क्या है भाई, द यूजर्स आर अनलाइकली टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स फॉर रिपोर्ट ऑफ सीएवाई इन दिस रिगार्ड, इसमें होता है कि भाई यूजर्स खुद ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, यहाँ पे अनलाइकली लिखा है इसलिए गलत है, ठीक है, यूजर्स यहाँ पे खुद ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, हम कंक्लूजन नहीं देते हैं, ठीक है सर, यस सर। अब SRS 4410 इज एप्लीकेबल टू एन एंगेजमेंट, जब हम वहां पे प्रिपेयर मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कंपाइलेशन एंगेजमेंट में एप्लीकेबल होता है SRS 4410, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, उसने एक्सेप्ट किया एंगेजमेंट टू वेरीफाई परचेजेस ऑफ अ कंपनी, सिर्फ वो परचेज वेरीफाई कर रहा है कंपनी का फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड उसके ऊपर वो रिपोर्ट देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी करेक्ट इन दिस रिगार्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे SRS 4400 में, इसको हम बोलेंगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है। और इसमें हम कोई भी इंश्योरेंस नहीं देते, बेसिकली इसमें हम सिर्फ प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उनको बता देते हैं कि हमारा रिजल्ट था, जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स है वो हम बताते हैं, ठीक है, यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में कौन सी फॉलोइंग चीज में से कौन सी फॉलोइंग चीज सही नहीं है, तो क्या क्या सही है पहले वो देख लेते हैं। प्रैक्टिशनर ऑब्टेन करता है एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट की उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ले लिया फॉर फाइनेंशियल ऑफ कंपाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही बात है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है। दूसरा, प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट में इंक्लूड करता है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सही बात है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट तो हर रिपोर्ट में हम इंक्लूड करते हैं। तीसरा, प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाई करता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसके रिपोर्ट में, सही बात है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी बताता है। तो क्या नहीं है, एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट, मतलब ये बोल रहे हैं SQC1 हमारे कंपाइलेशन एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, जबकि मैंने बताया आपको कि SQC1 सारे के सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे एप्लीकेबल है, तो SQC1 यहां पे भी एप्लीकेबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये आंसर हमारा सही है, ठीक है सर, यस सर। जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पे परफॉर्म अंडर SRS 4400, तब हमें उस रिपोर्ट में क्या क्या नहीं बताना है, क्या नहीं बताना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या बताना है। लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक जो भी प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड यूज के बारे में बता रहा है, एंड तीसरा अगर हमने ऑडिट या फिर रिव्यू परफॉर्म किया होता तब हमें और भी मैटर्स पता चलते, ऐसा हमें बताना है उनको। क्या नहीं बताना है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड, कुछ एरियाज में जहां पे हमने इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए होंगे वो एरियाज हमें नहीं बताने होते हमारे रिपोर्ट में, ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं कौन सा फॉल्स है इन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स ऑफ कंपनी एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन, मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है जब हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहे हैं। तो ट्रू क्या है, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म कैन इंक्लूड ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो सकता है, सही बात है। प्रोसीजर्स में हम इंक्वायरी एंड एनालिसिस भी डाल सकते हैं, सही बात है। रिपोर्ट में ना कुछ एजर्शन होता है कि क्या अगर हमने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होते तो हमें और भी चीजें पता चलती, सही बात है, रिपोर्ट में हम ये भी चीज इंक्लूड करते हैं। तो क्या नहीं होता भाई इसमें, अ लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सच एन एंगेजमेंट, मतलब जो प्रोसीजर्स हमने एग्री करी है वो प्रोसीजर्स एसेंशियल पार्ट नहीं है। अरे बेवकूफ, वही हमारी प्रोसीजर्स का एसेंशियल पार्ट है, तभी तो हम इसको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोलते हैं ना। सॉरी, मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे मन से निकल गया मेरा, ठीक है। तो उसको तभी हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स बोलते हैं, इसलिए हमारा एसेंशियल पार्ट होता है, इसलिए हमारा गलत है और इसलिए हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन फॉल्स है। सबसे पहला है प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट, सही बात है, वो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिशनर कंसीडर करता है मटीरियलिटी, कंसीडर करता है मटीरियलिटी। प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड करता, मतलब उसको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है कंपाइलेशन का, हाँ उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्या गलत है, प्रैक्टिशनर इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रपोज अमेंडमेंट्स टू मैनेजमेंट एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट, वो बोल रहा है कि भाई प्रैक्टिशनर अमेंडमेंट्स प्रपोज ही नहीं करता मैनेजमेंट को, गलत बात है, हम अमेंडमेंट्स भी प्रपोज कर सकते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट में, ठीक है सर, यस सर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट की कौन सी स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट है। ये कोई भी अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, इसमें हम सिर्फ कंपाइल करने में हेल्प करते हैं, कोई भी अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते कि हमने जो कंपाइल किया वो सब कुछ सही कंपाइल किया है, ठीक है सर, यस सर। अब हम बात करते हैं SRE के बारे में। ये बोल रहा है कि भाई CAR ने एक्सेप्ट किया अपॉइंटमेंट जिसमें वो रिव्यू कर रहे हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एज पर SRE 2400। उसके नॉलेज में ऐसा कोई भी काम नहीं आया है जिससे उसको लगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है। अब उस काम के लिए उस प्रोसीजर्स में कौन से प्रोसीजर्स
अनलाइकली टू परफॉर्म, मतलब एज पर एसआरई 2400 हमने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया होगा। क्या क्या परफॉर्म किया होगा? इंक्वायरी अबाउट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन किया है, इंक्वायरी अबाउट सस्पेक्ट फ्रॉड किया है, कंपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद प्रायर पीरियड्स ये भी किया होगा क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं। तो क्या नहीं किया हमने? सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हम रिव्यू में एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड नहीं करते हैं। ठीक है सर, यस सर। Which of the following is defining difference between SRE 2400 and 2410? दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है? क्योंकि एक SRE 2400 में जो बाहर का बंदा है वो आके रिव्यू करता है, SRE 2410 में हम जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वही हम इंटरिम रिव्यू करते हैं। यही डिफरेंस है हमारा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर, यस सर। Which of the following statement is most appropriate? कौन सी स्टेटमेंट है मोस्ट अप्रोप्रिएट? रुक जाओ, कौन सी स्टेटमेंट है मोस्ट अप्रोप्रिएट जब हम ऑडिटर परफॉर्म कर रहे हैं रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर SRE 2410? ठीक है, तो उसमें आप पहले पढ़ते हैं कौन कौन सी अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर देखेंगे कौन सी अप्रोप्रिएट है। इट इज ऑर्डिनरली नेसेसरी फॉर हिम टू सेंड एन इंक्वायरी लेटर टू कंपनीज लॉयर, मतलब रिव्यू के टाइम हम नेसेसरी है कि हमें भेजना ही भेजना इंक्वायरी लेटर, नहीं भाई हमारी मर्जी, हम भेजे ना भेजे। ठीक है, लीगल हमारे लॉयर्स हैं उनको। ठीक है, दूसरा, इट इज नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ रिव्यू रिपोर्ट। क्या हमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिव्यू रिपोर्ट में? नहीं। ठीक है, तो हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते हमारे रिव्यू रिपोर्ट में। फिर इट इज ऑर्डिनरली नॉट नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस दैट इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्रीज और रिकंसाइल विद अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये बोल रहा है कि हमें एविडेंस ऑब्टेन करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे अंडरलाइन रिकॉर्ड से मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अरे भाई यही तो एविडेंस हमें ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी, नॉट नेसेसरी नहीं, इट इज नेसेसरी। फिर बोल रहा है इट इज ऑर्डिनरली नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू सेंड एन इंक्वायरी लेटर टू कंपनी लॉयर। ऑब्वियसली ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारे लिए नेसेसरी नहीं है कि हम कंपनी लॉयर के पास इंक्वायरी लेटर सेंड करें। ठीक है, यस सर। तो जब हम रिव्यू परफॉर्म करें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट, हमें क्या करने की और जरूरत है? हमें करने की जरूरत है, हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिव्यू इन रिव्यू रिपोर्ट। ठीक है, जो भी रिव्यू हमने दिया रिव्यू रिपोर्ट में उसके बेसिस पे हमें एक ऑडिट ओपिनियन भी देना पड़ता है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, मतलब बेसिकली कंक्लूजन की बात हो रही है जो हम रिव्यू कंक्लूजन देते हैं। अगर ऑडिटर अनेबल टू कंप्लीट द रिव्यू है तब उसको क्या करना चाहिए? उसको कम्युनिकेट करना चाहिए राइटिंग में टू एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG कि भाई क्यों रिव्यू कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड दूसरा, उसको कंसिडर करना चाहिए कि क्या उसको एक रिपोर्ट इशू करने की जरूरत है या फिर नहीं है। बोथ A एंड B उसको करना चाहिए। ठीक है सर, यस सर। अगर ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसकी प्राइमरी नॉलेज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, अगर ऑडिटर के प्राइमरी नॉलेज में एंगेजमेंट सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं कि अगर मतलब हमने प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ली उसके बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू है जो मैनेजमेंट ने इंपोज किया हुआ है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब हम वो एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ स्कोप है हमारे पास। ठीक है सर, यस सर। तो ये हमारा था लास्ट, हमारा जो स्टैंडर्ड और एश्योरेंस एंगेजमेंट है, फिर हमारे स्टैंडर्ड सारे खत्म हो जाएंगे। जब हम एग्री कर रहे हैं, बिफोर एग्रीइंग टू एक्सेप्ट या फिर कंटिन्यू द एंगेजमेंट, सर्विस ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि क्या क्राइटेरिया जो अप्लाई होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम विल बी सुटेबल होना चाहिए, एंड दूसरा अवेलेबल होना चाहिए टू यूजर एंटिटी एंड उनके ऑडिटर्स को भी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है SAE 3402 में। ठीक है सर, यस सर। फिर अगर टाइप 2 रिपोर्ट है इशूड अंडर SAE 3402, अगर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन को भी यूज किया था इन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर सर्विस ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर को भी यूज किया हुआ है परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो उस पार्ट को जो सर्विस ऑडिटर ने यूज किया है अपने इंटरनल ऑडिटर को, वो पार्ट भी हम डिस्क्राइब करेंगे, उनके कंट्रोल्स भी डिस्क्राइब करेंगे एंड रिजल्ट्स भी डिस्क्राइब करेंगे। उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे इंटरनल ऑडिटर के काम का एंड ऑफ द सर्विस ऑडिटर्स प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट वर्क, और उस काम पे मतलब जो इंटरनल ऑडिटर ने काम किया उस काम पे सर्विस ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए वो भी हम उस रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर, ये सर नया पॉइंट आया आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क ऑफ रिपोर्टिंग अंडर SAE 3400? जब हम 3400 में रिपोर्टिंग करते हैं ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो उसमें हमारा हॉलमार्क क्या, मतलब मेन चीज क्या है जब हम रिपोर्ट करते हैं, तो वो मेन चीज है वो है नेगेटिव अश्योरेंस। हम नेगेटिव वर्डिंग जो देते हैं, जो हमने SAE 3400 में देखी थी, जो नेगेटिव वर्डिंग देते हैं वो हमारा हॉलमार्क है। ठीक है, ये हॉलमार्क नहीं है हमारे, ये तो हम ठीक है आइडेंटिफाई देते रहते हैं ये सब तो हर एक रिपोर्ट में, हॉलमार्क ये है हमारा। ठीक है, यस सर। अगर कंपनी पूछ रही है CAPA को टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्शन, कि वो प्रोजेक्शन प्रिपेयर करे फॉर कॉफी टेबल डिस्कशन विद वेंचर कैपिटल फर्म, ताकि वो डिस्कस करे वेंचर कैपिटल के साथ, एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ रिपोर्ट ड्यूली साइंड बाय हिम प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑन सच प्रोजेक्शंस, कि आप प्रोजेक्शंस प्रिपेयर भी करो और खुद ही उसको अश्योरेंस भी दे दो। वाह,
क्या क्या फकीरी चल रही है यहाँ पे, खुद ही प्रिपेयर करो और खुद ही दे भी दो। तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग एजम्पशन, मतलब जो प्रोजेक्शंस आपने बनाए ना उसके एग्जामिनेशंस को हम उसके एग्जामिनेशंस पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी एक्यूरेसी पे रिपोर्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ प्रोजेक्शन सारे एक्यूरेट है, ऐसा ही ऐसा होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या इंक्लूड नहीं होता विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 3 अंडर SAE 3420, क्या इंक्लूड नहीं होता भाई? तो सबसे पहली बात क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है जो भी एडजस्टमेंट्स हो रही है ना टू इलस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट, मतलब वो इवेंट और ट्रांजैक्शन अगर पहले हुआ होता, एट एन अर्लियर डेट हुआ होता, तब क्या इसका इफेक्ट होता, वो हम यहाँ पे प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। सही बात है। जो एडजस्टमेंट हम दे रहे हैं वो कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या नहीं, वो भी चेक करना है, वो भी सही बात है। वो कंसिस्टेंट विद अकाउंटिंग पॉलिसीज है या नहीं, वो भी चेक करना है, वो भी सही बात है। तो क्या इंक्लूड नहीं होता है? यहाँ पे इन्होंने एट अ अर्लियर डेट को एट अ लेटर डेट कर दिया। तो एट अ लेटर डेट हम नहीं चेक करते, एट एन अर्लियर डेट हम चेक करते हैं। ठीक है, एट एन अर्लियर डेट चेक करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट आता। ठीक है, यस सर, तो ये लेटर डेट वाला नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर। तो ये हमारे सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो खत्म हो गए। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे अदर टॉपिक्स के साथ। सबसे पहले जिसमें आता है प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहले पूछा है डायरेक्ट टीचिंग आवर्स कितने होते हैं भाई? डायरेक्ट टीचिंग आवर्स हमको पता है कि भाई अगर हमें स्पेशल परमिशन लेने के बाद हमारे डायरेक्ट टीचिंग आवर्स शुड नॉट एक्सीड 25 आवर्स अ वीक, अगर हमें अटेस्टेशन फंक्शन भी देना है तो। ठीक है, इंटेलिजेंट पोस्टेड अपना फ्रेम्ड फोटोग्राफ उसने पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पे, जबकि वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलाउड है, तो ये हमारा गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 6 पार्ट 1 में जो एडवर्टाइजिंग की बात करता है। हाउ कैन ऑडिटर इफेक्टिवली मिटिगेट इंटिमिडेशन थ्रेट्स? इंटिमिडेशन थ्रेट्स को आप कैसे इफेक्टिवली कम कर सकते हो? बाय मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड रिपोर्टिंग एनी थ्रेट्स एंड प्रेशर टू अप्रोप्रिएट पार्टी। एक तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करो और कोई भी प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है तो अप्रोप्रिएट पार्टी को रिपोर्ट कर दो जाके। नोक्लर का मतलब होता है नॉन कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। करंटली हम एक्टिवली इन्वॉल्व है गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए इन फेवर ऑफ प्रोपोज्ड रेगुलेशन लाइकली टू बी इंक्लूड्ड इन वन ऑफ द अपकमिंग सेशन। मतलब बेसिकली हम गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं एक पॉलिसी बनाने के लिए, और हम उसमें ये ध्यान दे रहे हैं कि हमारे क्लाइंट का फायदा हो, हमारे क्लाइंट का ऑन बिहाफ ऑफ इस क्लाइंट। तो ये हमारा कौन सा थ्रेट हो जाएगा? ये हमारा एडवोकेसी थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि हम क्लाइंट के एडवोकेट बने हुए हैं, उसके बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और उसके बारे में रेगुलेशंस भी प्रपोज कर रहे हैं, उसके फेवर में रेगुलेशन प्रपोज कर रहे हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रैक्टिस में जिसने लोन लिया था अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उसने 2 चेक दिए लेकिन दोनों के दोनों चेक पे इनसफिशिएंट फंड्स लिखा हुआ आ गया, तो ये आप डिसरेप्यूट फैला रहे हो, आप ये डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन को ब्रिंग कर रहे हो, इसलिए क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाएगा। सीए धर्मा ने एस्टैब्लिश किया अनदर ब्रांच इन द सेम सिटी। वो ब्रांच उसने 3 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट करी और 4 अक्टूबर को जो फ्रेंड्स थे धर्मा के उन्होंने आर्टिकल दिया एक फ्रंट पेज पे, जिसमें उसका ओपनिंग ऑफ अनदर ब्रांच का कांग्रेचुलेशन कर कैसे दिया, कांग्रेचुलेशन सीए धर्मा फॉर ओपनिंग ऑफ द सेकंड ब्रांच। इसमें हाफ पेज में तो सिर्फ धर्मा की फोटो आ रही थी और धर्मा ने उसका कंसेंट भी दिया हुआ था। अब आप सोचोगे सर ये हमारे पार्ट पे गिल्टी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गिल्टी होगा, क्योंकि उसने उसका कंसेंट दिया और उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो गलमा मिस्टर धर्मा जो है वो गिल्टी होगा अंडर क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1। और फिर पूछा इन्होंने कि क्या पेनल्टी लगेगी, क्या फाइन लगेगा? तो क्योंकि ये शेड्यूल 1 है इसलिए यहाँ पे 3 मंथ्स का फाइन लग सकता है और 3 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और अप टू 1 लाख का फाइन लग सकता है। ठीक है सर, यस सर। मिस्टर होपफुल जो है वो सीए स्टूडेंट है आईसीआई का। मिस्टर विटी जो उसके प्रिंसिपल ने बोला कि हम आपको है ना 2 महीने 2000 पर मंथ पगार देंगे, स्टाइपेंड देंगे एंड फॉर एवरी 6 मंथ, मतलब हम आपको हर 6 महीने में स्टाइपेंड देंगे, हर महीने स्टाइपेंड नहीं देंगे, और उसके कंपेंसेशन में आपको 10% पर एनम का मंथली इंटरेस्ट भी देंगे। तो आप मुझे बात बताओ, हमको मंथली स्टाइपेंड देनी पड़ती है, अगर ये 6 मंथ की स्टाइपेंड दे रहा है, 6 मंथ्स में एक साथ स्टाइपेंड दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? काउंसिल का गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये गिल्टी माना जाएगा क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में। ठीक है सर, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या मिस्टर पी सर्वेयर एंड लॉस एसेसर बन के कोई गिल्टी कर रहा है, कोई मतलब काम खिलाफ कर रहा है, प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है? नहीं सर, सर्वेयर एंड लॉस एसेसर हमारा जनरल परमिशन में इंक्लूडेड है, इसलिए ये गिल्टी नहीं माना जाएगा। The firm also has accepted the assignment without communicating about the same to the previous auditor. Previous auditor को अगर आप communicate नहीं करोगे तो आप clause 8 part 1 first schedule में guilty माने जाओगे। ठीक है, मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमको पता है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, बिफोर साइनिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इसने रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दिया, उसका पोस्टल एक्नॉलेजमेंट ले लिया। पहली बात तो ये, जब आप साइन कर रहे हो तब आपको नहीं बताना है प्रीवियस ऑडिटर को, आपको जब एक्सेप्ट कर रहे हो उससे पहले बताना है प्रीवियस ऑडिटर को, तो आपकी गलती है। वही सेम ऊपर वाला क्लॉज आ जाएगा
गया क्लॉज नंबर 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, जब आप एक्सेप्ट कर रहे थे तब आपको बताना था। जो आपकी वेबसाइट है वो पुश टेक्नोलॉजी पे रन होती है, सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय। पुश टेक्नोलॉजी पे आप वेबसाइट को रन नहीं कर सकते हो, वेबसाइट रन ऑन पुश टेक्नोलॉजी, इसलिए आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो गाइडलाइंस को। यहाँ पे पूछा है क्या वो गाइडलाइंस को कंप्लाई कर रहा है, इसलिए वहां पे लिखा है नहीं, हम गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ऑडिट है हमारा तो पार्टनर ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया वर्क विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रेलेवेंट प्रोसीजर्स, मतलब आपने पिछले पार्टनर्स को, पिछले ऑडिटर को नहीं बताया है। अब यहां पे वापस से नहीं बताया तो क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में आप गिल्टी हो जाओगे। देख रहे हो आप 3-4 एमसीक्यू लगातार क्लॉज 8 फास्ट पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के ही आ गए हैं। ठीक है, फिर मिस्टर पी ने हायर किया एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जिसमें कांटेक्ट किया मिस्टर आई के रिगार्डिंग वैकेंसी है, और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप है ना हमारे वैकेंसी को फिल कर दो, और उसके बदले में आपको 0.2% ऑफ द सीटीसी जो है वो ऑफर करना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसे शेयर कर सकते हैं हमारे सैलरी का पार्ट? नहीं, हम नहीं शेयर कर सकते। अगर आप शेयर करते हो तो आप गिल्टी माने जाओगे अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, शेयरिंग एमोल्यूमेंट्स जो हमारा वो वाला था। ठीक है, कि भाई एम्प्लॉय बन के आप शेयर नहीं कर सकते अपना कोई भी अपना सैलरी का पार्ट। ठीक है, मिस्टर एम जो था वो एंगेज था एज अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर्स, तो ये अलाउड है, आप कर सकते हो ये, तो ये गिल्टी नहीं माना जाएगा। मिस्टर जेड जो है वो आर्टिकल असिस्टेंट है, जिसको मिला था 0.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ एबी लिमिटेड, बोला उसके काम से खुश हो गया, उसने 0.5% दे दिया, आप नहीं दे सकते, आप गिल्टी माने जाओगे अंडर क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या हमने हम अपॉइंट हो गए थे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू म्यूचुअल फंड, मतलब हम बेसिकली हम फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते म्यूचुअल फंड के? नहीं बन सकते। ये हमने काउंसिल के रीसेंट ईएसबी डिसीजंस को देखा था, रीसेंट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन में देखा था कि हम नहीं बन सकते फाइनेंशियल एडवाइजर किसी भी म्यूचुअल फंड के। ओके, ठीक है। अब एक फर्म ने रिसीव किए सारे असाइनमेंट्स, ये सारे असाइनमेंट्स एक फर्म ने लिए। सबसे पहला है ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ एचएच लिमिटेड। ठीक है, आप इंटरनल ऑडिटर हो एक कंपनी के, उसी कंपनी के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, बन सकते हो, सही बात है, आप बन सकते हैं। आपने इंटरनल ऑडिटर बन गए आप वाई लिमिटेड के, एंड साइमल्टेनियसली उसके आप टैक्स ऑडिटर भी बन गए, तो आप टैक्स ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर सेम कंपनी के नहीं बन सकते। आप इंटरनल ऑडिटर उस कंपनी के हो और उस कंपनी के प्रोविडेंट फंड के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आप बन सकते हो। तो यहां पे आपने क्या गिल्टी किया, मिसकंडक्ट क्या किया आपने, जो आपने ये एक्सेप्ट किया इंटरनल ऑडिटर एंड टैक्स ऑडिटर आप दोनों साथ में नहीं बन सकते हो। ठीक है, फर्म के पास 10 पार्टनर है तो कितने टैक्स ऑडिटर असाइनमेंट ले सकता है? कलेक्टिवली एक पार्टनर का है 60, तो कलेक्टिवली 10 पार्टनर का हो जाएगा 600, तो ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन कलेक्टिवली साइन 600 ऑडिट रिपोर्ट्स। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात नहीं हो रही। ठीक है, Which among the below are permitted as per Chartered Accountants Act? क्या permitted है कि आप फीस चार्ज करोगे 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 0.1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आप सिलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल, कंडक्ट करोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम बिहाफ ऑफ क्लाइंट, कर सकते हो, हमने ये पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में। आप मिस्टर आई हो वन ऑफ द पार्टनर जो रिस्पॉन्सिबल है टू शाइन फाइनेंशियल ऑफ पीक्यूसीआर लिमिटेड विच इज ऑल्सो इन टीचिंग प्रोफेशन। अब टीचिंग प्रोफेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 25 आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो हम ऐसा ज्यूम करेंगे कि आप 25 आवर्स जितना ही कर रहे हो, इसलिए आपका 2 और 3 ये दोनों चीजें आपके लिए अलाउ हो जाएगी, परमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सीए के है ना, वो ब्रदर है फादर ब्रदर है किसका? फादर ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब फाइनेंस डायरेक्टर है जो कंपनी का, उसका जो फादर है उसका ये भाई है सीए के, एंड सीए बी जो है वो ओल्ड फ्रेंड है ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इससे क्या हो रहा है? फैमिलियरिटी थ्रेड बढ़ रहा है, आप उसकी ऑडिट कर रहे हो, उसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो इससे फैमिलियरिटी थ्रेड बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके फैमिली के पार्ट है, फैमिली का जैसा पार्ट है। ठीक है, यस सर। मिस्टर चित्रगुप्त बकुत्रा मान लो आप, बकुत्रा एक हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सोल प्रैक्टिशनर है, जो जिसको हमने अपॉइंट किया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ क्राफ्टेक लिमिटेड फ्रॉम 2021। ठीक है, फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। अब मिस्टर चित्रगुप्त जो है वो डायरेक्टर सिंपलिसिटर है काला वितुर का, ठीक है, जिसने अक्वायर कर लिया 55% शेयर्स ऑफ क्राफ्टेक लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 25 मई 2020। मतलब मैं डायरेक्टर हूं होल्डिंग कंपनी का एंड ऑडिटर हूं सब्सिडियरी कंपनी का। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर, आप इसमें आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, इसलिए अलाउड नहीं है। ठीक है, मिस्टर चित्रगुप्त जो डायरेक्टर है कलाव वितुर का, उसका एक्सपायर हो गया टर्म 31 मार्च 2021 को, एंड उसको रीअपॉइंट नहीं किया गया। अब कलाव वितुर ने प्रपोज किया मिस्टर चित्रगुप्त को फॉर अपॉइंटिंग बकुत्रा इन कंपनी। बकुत्रा इन कंपनी मतलब चित्रगुप्त की ही कंपनी है, तो चित्रगुप्त की कंपनी को उन्होंने फर्म को मतलब बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर हायर करने का बोला। अब आपको याद होगा जब आप डायरेक्टर हो तब आपका ऊपर कौन सा वो लगता है,
कूलिंग ऑफ पीरियड लगता है 2 साल का, कि आप दो साल में तक आप उसी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, तो यहाँ पे उसके ऊपर कूलिंग ऑफ पीरियड लगा था, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे माना जाएगा वो गिल्टी। ठीक है, यस ही कैन नॉट कंटिन्यू टू बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, एंड दूसरा द सब्सिडियरी ऑफ व्हिच ही इज एन ऑडिटर, एंड दूसरा ही कैन नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ क्या बोलते हैं कलावितुर विदाउट फिनिशिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड। जो भी कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको फिनिश करे बिना आप नहीं बन सकते हो। क्या नहीं बन सकते हो? ऑडिटर। यस, अब डायलेमा आपको लग रहा था मिस्टर बी पार्टनर ऑफ द फर्म रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिटायरिंग ऑडिटर्स वाइड देयर ऑफिशियल ईमेल इज नॉट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी। मतलब आपने प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट किया, प्रीवियस ऑडिटर ने हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे मिल गया आपका कम्युनिकेशन और मेरे को अलाउड है सब कुछ। कैसे उसने बोला? थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशन बोला। ठीक है, थ्रू ऑफिशियल ईमेल, जो ऑफिशियल ईमेल है उसका, उसके थ्रू उसने बोला है। जबकि आपको एज अ पार्टनर आपको ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी नहीं है, जबकि ये पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी है, क्योंकि उसने अपने ऑफिशियल मेल से बोला है। तो आप बताओगे द डायलेमा ऑफ मिस्टर बी इज नॉट करेक्ट। उसका जो डायलेमा है, कंफ्यूजन है, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी है, क्योंकि ये हमें ऑफिशियल ईमेल से मिला है आउटगोइंग ऑडिटर के एज पर कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, ऑफिशियल ईमेल से मिला है, तो ये पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी माना जाता है। मिस्टर एक्स जो है वो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 महीने में बनी है, लेकिन उसने विजिटिंग कार्ड में अपने एफसीए मेंशन कर दिया। तो क्या ये गिल्टी है? यस, ये गिल्टी है, क्योंकि आप बीइंग फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, नॉट बीइंग फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक्ट एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, इसलिए आप गिल्टी माने जाओगे अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, यस सर। ये था हमारा पूरे प्रोफेशनल एथिक्स। अब हम बात करते हैं कारों की। कारों में एक है हमारे पास टेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड है, स्मॉल कंपनी ऐसा नहीं बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया है कि ये स्मॉल एंटरप्राइज है एज पर एमएसएमई। क्या ये स्मॉल कंपनी है? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टर्नओवर है, मतलब बेसिकली इसका 35 करोड़ से इंक्रीज हो गया 10 करोड़ से, पेड अप शेयर कैपिटल भी 1 करोड़ से ज्यादा ही है। तो क्या इसमें कारो लगेगा? यस लगेगा, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइज बोला गया, स्मॉल कंपनी नहीं बोला गया। ये आपको कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, इसलिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, देखो कि वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज पर क्वार्टरली स्टेटमेंट, मतलब मैं जो क्वार्टरली स्टेटमेंट बेचता था ना कंपनी को, जो मैंने कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है उसके अगेंस्ट में, वहां पे और मेरे जो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर अकाउंट्स है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो आपको याद आ रहा होगा हमें ये कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वही पूछा है कि भाई शॉर्ट टर्म के बोरोइंग से रिलेटेड क्या कंपनी को कुछ कारों में रिपोर्ट करने की जरूरत है, तो हम बताना है कि जो भी डिटेल्स है डिफरेंसेस के, वो हमें रिपोर्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपनी ने पे नहीं किया एक इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 लाख, ठीक है, जो ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 65 डेज ऑन बैलेंस शीट। अगर आपने कोई भी ड्यूज पे नहीं किया, कोई भी लोन पे नहीं किया है, कंपनी का रीपे नहीं किया है, तो आपको अपने कारों में बताना पड़ता है। तो हमें बताना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट अलॉन्ग विद पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टीडीएस पेबल था हमारा 1 लाख का, जिसमें से 0.6 लाख था, वो 0.6 लाख जो था वो फेब 24 का था, 0.4 लाख था वो मार्च 24 का था। अब आपको याद आ रहा होगा स्टैट्यूटरी ड्यूज में अगर वो 6 मंथ से ज्यादा का स्टैट्यूटरी ड्यूज है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द बैलेंस शीट, तब हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। ये तो भाई 2 महीने 1 महीने का ही है, तो ये हमें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम यही बता देंगे, टीडीएस पेबल ऑफ 1 लाख इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी रिपोर्टेड, क्योंकि वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता है। कंपनी ने रिफ्लेक्ट किया लॉसेज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर बोथ द ईयर्स। अब क्या बताओ, आपको कभी ऐसा आपने कारों में पढ़ा है कि भाई लॉस हो रहा है 2 साल के लिए तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा? हमने कैश लॉस पढ़ा था, सिर्फ लॉस पढ़ा था हमने, नहीं सर। तो अगर कोई लॉस हो रहा है कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में 2 साल के लिए, तो हमें उसको कारों में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, यस सर, ये आपका कारों वाला भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के बारे में। जब हम असेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट रिजर्वेशन लेवल, ठीक है, हमको एक एक्सपेक्टेशन था कि कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। अगर हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, तो क्या हमें उस कंट्रोल को टेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल सर, उस कंट्रोल को टेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा एंड परफॉर्म करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ताकि हम मोर पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस ले पाए। ठीक है, फिर कंसिडरिंग दिस ऑडिटर्स ने स्टार्ट किया अपना रिस्क असेसमेंट एंड रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को कि वो डॉक्यूमेंटेशन शेयर करे, जिसके लिए मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हमारे पास तो कैसी कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, हमारे पास ऐसा कोई रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स करके ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड ऑडिटर्स को अगर कुछ रिस्क से रिलेटेड कुछ भी चीजें लगती है, नहीं सॉरी, मैनेजमेंट ने बोला कि उनके पास कोई रिस्क ही नहीं है। वाह, मैनेजमेंट ने बोला कि हमारे बिजनेस में कोई रिस्क ही नहीं, अगर आपको कोई रिस्क पता चलता है तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर लेना। क्या ये सही बात है? नहीं सर, आपको एक डॉक्यूमेंट रखनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का व्यू करेक्ट नहीं है, रिस्क तो होता ही है हर एक बिजनेस में। ठीक है, एडिक्वेट डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स मे नॉट लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मतलब अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स रख लिया अच्छे से तो क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? क्या क्या कर पाएंगे? फ्रॉड एंड एरर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल से। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन गैप्स इन प्रोसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रख सकते हैं अच्छे से। लेकिन अब्यूज बाय प्रोसेस ओनर्स हम फिर भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब्यूज वो तभी करते हैं जब उनको लूप होल पता करते हैं। लूप होल अगर है इंटरनल कंट्रोल्स में, तो वो इंटरनल कंट्रोल्स खुद ही कैसे पकड़ पाएंगे उस लूप होल्स को?
ठीक है, इसलिए अब्यूज बाय प्रोसेस ओनर्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोविड क्या होता है, कोविड ये पूरा डेफिनेशन दिया है बेसिकली कोविड का जो हमने पढ़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द ईयर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स जो है अवेलेबल नहीं था कंपनी का, एंड वो प्रिपेयर किया गया था ड्राफ्ट मैनर के द्वारा, एंड उसको ऑडिट टीम को भी हमने शेयर कर दिया था, एंड ऑडिटर्स ने उसके बेसिस पे अपना काम कर लिया था। लेकिन इस साल के लिए ऑडिटर्स बोल रहे हैं कि हमें एक रॉबस्ट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एंड वो एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स अडॉप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब पिछले साल मैंने रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स से काम चला लिया था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें इस साल तो रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ही चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई ऑडिट टीम जो बोल रही है चाहिए ही चाहिए, वो करेक्ट है, और मैनेजमेंट को वो प्रोवाइड भी करना चाहिए। ठीक है, यस सर। अब हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नीड नॉट बी फ्रेम्ड अंडर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर रिलेटिंग टू परचेजेस। मतलब हम परचेजेस के लिए कुछ उनसे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर पूछने वाले हैं, क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेंगे परचेजेस से रिलेटेड। देख, आर ऑथराइज सिग्नेटरीज फॉर परचेजेस लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी सही है या नहीं है। दूसरा, पेमेंट्स अप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तीसरा, ऑथराइज ऑफिशियल्स रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग चेक्स। ये तीनों चीजें तो हमें इंक्लूड करनी चाहिए। परचेजेस से रिलेटेड क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी बैंक अकाउंट्स। अब परचेजेस से बैंक अकाउंट्स का क्या मतलब, बैंक रिकंसिलिएशन का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में इंक्लूड नहीं होगा रिलेटेड टू परचेजेस। ठीक है सर, यस सर। तो ये ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो आपने पढ़ा है सब उसमें से आएगा, आपको अपनी नॉलेज लगानी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर उसके बाद में समझ में आएगा। जैसे अब ये इंटरनल ऑडिट में आप देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको पढ़े नहीं है आपने, लेकिन आपको नॉलेज के हिसाब से वो सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर। एबीसी लिमिटेड ने अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को टू परफॉर्म इंटरनल ऑडिट उनके परचेज फंक्शन के लिए। जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब उसने किसी वेंडर से बात करी उनकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मिस्टर एक्स अप्रोच कर सकते हैं सैंपल वेंडर को, ताकि मैनेजमेंट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं वेंडर्स को अगर उनको पता लगाना है उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, और उनसे कलेक्ट कर सकते हैं रिक्वायर्ड एविडेंसेस। ठीक है, ये बस इतना बताना है कि हाँ हम वेंडर से अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, जब हम इंटरनल ऑडिट कर रहे थे परचेज ऑपरेशंस का, कौन सा एरिया हमें ध्यान में नहीं देना है, परचेज ऑपरेशंस का इंटरनल ऑडिट करते हुए कौन सा एरिया हमें ध्यान में नहीं देना है। परचेज ओवर अप्रूवल्स, परचेज ऑर्डर अप्रूवल्स हमें देखने हैं, वेंडर सिलेक्शन हमें देखना है, रिसीट ऑफ मटेरियल्स देखना है, लेकिन रिक्रूटमेंट से हमें क्या मतलब है, परचेजेस चेक करते रहे, तो रिक्रूटमेंट हमें नहीं देखना है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीईओ ऑफ कंपनी ने डायरेक्ट किया इंटरनल ऑडिट हेड को कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो उन एक्टिविटीज पे अपना टाइम वेस्ट मत करो जो हमारे लिए बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं कर रही, और जहां पे कोई भी मेजर ऑडिट इश्यू हमें नहीं मिला था पास में। सीएफओ बोल रहा है हमें इंटरनल ऑडिट हेड को, चीफ इंटरनल ऑडिटर को, कि आप उन एक्टिविटीज पे ध्यान मत दो जहां पे पिछले साल कोई ऑडिट इश्यू मिला ही नहीं। अब हमें ये बताना है भाई सीआईए की खुद की मर्जी होगी, वो जहां चाहे वहां ऑडिट करेगा, तो हमें यही लिखना है कि भाई उसको खुद को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना लेवल ऑफ रिस्क, एंड वो खुद इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करेगा कि उसको कहां पे ऑडिट करना है और कहां पे नहीं करना है। सीएफओ आगे हमें नहीं बता सकता है। ठीक है, यस सर। कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी कंपनीज को रिक्वायर्ड है टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी के लिमिट केस में लिमिट होती ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी के केस में आउटस्टैंडिंग लोन की लिमिट होती है लेकिन वो एक्जिस्टिंग 100 करोड़ की होती है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में आउटस्टैंडिंग लोन की लिमिट होती है लेकिन वो एक्जिस्टिंग 100 करोड़ होती है। लिस्टेड कंपनी को तो करना ही करना है, भले उसका कुछ भी हो जाए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लिमिट 100 करोड़ है या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, लिस्टेड कंपनी को तो करना ही करना है। ठीक है, यस सर। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज ऑयल एंड गैस कंपनी का, तो सीआईए ने अपॉइंट किया टास्क टू रिव्यू द कॉम्प्लेक्स ड्रिलिंग फंक्शन ऑफ द कंपनी। प्लीज सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड नॉट बी टेकन बाय द सीआईए टू कंप्लीट द असाइन्ड फंक्शन। मतलब हम कॉम्प्लेक्स ड्रिलिंग फंक्शन देख रहे हैं ना कंपनी का, तो हमें कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग से बताना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो सीआईए और रेलेवेंट टीम मेंबर्स को अंडरटेक करना है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, वो तो लेनी ही लेनी है। इन्वॉल्व सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसको भी इन्वॉल्व करना ही करना है। टीम मेंबर को प्रोवाइड करना है एडिक्वेट ट्रेनिंग इन एडवांस, ट्रेनिंग दो टीम मेंबर्स को एडवांस में, ये तो देनी ही देनी है। परफॉर्म डिटेल्ड ऑडिट फॉर एक्टिविटीज इजीली अंडरस्टूड बाय द ऑडिटिंग, मतलब जो एक्टिविटीज हम इजीली अंडरस्टूड कर पा रहे हैं ना, उसके लिए तो आप डिटेल्ड ऑडिट परफॉर्म कर लो, और जो नहीं समझ में आ रहे उनको छोड़ दो। ऐसा थोड़ी करते हैं भाई, इंटरनल ऑडिट ऐसे नहीं होता। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, मतलब ये हमारा बेसिकली सही ऑप्शन है। ठीक है, Which of the following activities performed by internal auditor, कौन सा एक्टिविटी इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है, सबसे पहला कौन सा नहीं करता। नेगोशिएटिंग परचेज, हम थोड़ी नेगोशिएट करते हैं भाई। अप्रूविंग, हम थोड़ी अप्रूव करते हैं भाई। ऑथराइजिंग, हम थोड़ी ऑथराइज करते हैं भाई। हम वेरीफाई करते हैं परचेज ट्रांजैक्शन टू एसेस क्या कंपनी की पॉलिसी फॉलो हो रही थी या फिर नहीं हो रही थी, ये हम काम करते हैं। ठीक है, यस सर। जब डीलर मीट हुआ ना लार्ज एफएमसीजी कंपनी का, तो सीआईए ने ऐसा सुना कि देयर आर मैनिपुलेशंस डन, मतलब डीलर है ना मैनिपुलेट कर रहे हैं विद सेल्स मैनेजर, मतलब कोल्यूजन है दोनों का, सेल्स मैनेजर और डीलर का, ताकि डीलर को ज्यादा कमीशन मिल पाए। तो इस केस में अब सीआईए को क्या करना चाहिए, सीआईए चीफ इंटरनल ऑडिटर, उसको क्या करना चाहिए। अगर सेल्स ऑडिट हमारा पार्ट है इनिशियल प्लान का, मतलब इस साल जो हम ऑडिट करने वाले हैं उसमें हमने सेल्स ऑडिट भी रखा है, तब हमें रिव्यू करना चाहिए
सॉरी नहीं रखा है, मतलब रिव्यू सेल्स ऑडिट हम नहीं करने वाले इस साल, ऐसा हमारा प्लान था, तब हमें रिव्यू करना चाहिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को एंड डिटेल्ड ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए अगर हमें कोई रेड फ्लैग मिल जाए तो। ठीक है, अगर सेल्स ऑडिट हमारा प्लान है, मतलब हमारा पार्ट है इस प्लान का, मतलब इस साल जो हम ऑडिट करने वाले हैं उसमें सेल्स ऑडिट भी इंक्लूडेड है, तब हमें उन पे स्पेशल फोकस देना चाहिए उन ट्रांजैक्शन पे, ताकि हम एस्टेब्लिश कर पाए कि वहां पे कोई मैनिपुलेशन था या नहीं था। ठीक है, यस सर। जब हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस का, तब हमें कौन सा काम नहीं देखना है। प्रोडक्शन का देख रहे हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग देखनी पड़ेगी, कंजम्पशन रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, फिनिश गुड्स क्वालिटी चेक देखना पड़ेगा, लेकिन रिसीट ऑफ मटेरियल से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, रिसीट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। While performing the internal audit of human resource function, जब हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा हमारा पार्ट होगा, क्या क्या हमें किसका ऑडिट करना पड़ेगा? परचेजेस का ऑडिट करना पड़ेगा? नहीं सर। इनवॉइस रिकॉर्डिंग? नहीं सर। पेमेंट प्रोसेसिंग? नहीं सर। लेकिन सैलरी प्रोसेसिंग? यस सर, सैलरी प्रोसेसिंग का हमें करना पड़ेगा। अब इंटरनल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, चीफ इंटरनल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कंपनी के पास और ना ही उनके पास बजट है ताकि वो इंटरनल ऑडिट प्लान जो अप्रूव किया है ऑडिट कमेटी ने उसको परफॉर्म कर सके, तो चीफ इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा बेचारा, वो जाएगा ऑडिट कमेटी के पास, उनको बताएगा कि क्या चैलेंजेस है एंड क्या आप एक्सपोजर ले रहे हो अगर आप इंटरनल ऑडिट नहीं करवा रहे हो, तो मतलब वो बेसिकली इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा इंटरनल ऑडिट की, ताकि वो उनको थोड़ा सा पैसा दे दे और वो लोगों को हायर कर पाए। ठीक है, यस सर। जब इंटरनल ऑडिट परफॉर्म ऑडिट कर रहे हैं ऑफ अकाउंट्स एंड फंक्शन डिपार्टमेंट, तो सीआईए ने नोट किया कि कंपनी ने एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिल प्रोसेस फंक्शन में नहीं, बिल प्रोसेस फंक्शन में उन्होंने एग्रीगेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं इंप्लीमेंट किए हुए हैं। लेकिन और ये क्यों नहीं किया, क्योंकि सीएफओ बोलता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है, हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है, तो हम कैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रखें, कैसे हम सबको अलग अलग काम दे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, सीआईए को क्या करना चाहिए, सीआईए को कंपेंसेशन कंट्रोल्स बताने चाहिए अंटिल मैन पावर इज नॉट एक्सटेंडेड। जब तक हमारे पास और लोग नहीं आते तब तक आप और कंट्रोल्स उनको बताओ, और कंपेंसेशन कंट्रोल्स बताओ कि कैसे अब हम और अच्छे से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रख सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल्स हमें और इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, एबीसी लिमिटेड ने अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को टू परफॉर्म इंटरनल ऑडिट फॉर देयर टैक्सेस एंड गवर्नमेंट ड्यूज। ठीक है, जब वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा था तब उसने कुछ अनऑथराइज्ड इनपुट क्रेडिट्स देखे कि कंपनी ने कुछ इनपुट क्रेडिट लिया, वो जीएसटी में इनपुट क्रेडिट होता है ना, वैसे ही कंपनी ने कुछ इनपुट क्रेडिट लिया जो अनऑथराइज्ड है। तो अब इंटरनल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे कंपनी ने इनपुट क्रेडिट लिया है, कंपनी के लिए फायदा है तो मैं चुप बैठूंगा, ऐसा नहीं है। आपको बताना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ उनका ओपिनियन लेने के लिए, एंड इग्नोर करना है। अच्छा सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट, सॉरी क्या नहीं करना है, बेसिकली आपको डिस्कस करना है मैनेजमेंट का ओपिनियन लेने के लिए, एंड इग्नोर तो आपको करना ही नहीं है इनकरेक्ट क्रेडिट को। ठीक है, आपको इग्नोर नहीं करना, आपको क्या क्या करना है, आपको इवैल्यूएट करना है प्रोसेस डिजाइन फेलियर को कि ये फेलियर क्यों हुआ। ठीक है, दूसरा आपको इंक्रीज करना है अपने सैंपल साइज और देखना है कि आपको और कोई ऐसा चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको रिपोर्ट करना है क्रिटिकल फाइंडिंग्स इमीडिएटली एंड सीक मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यस सर। सीआईए ने नोट किया कि परचेज टीम इज नॉट यूजिंग ईआरपी सिस्टम ऑन रियल टाइम बेसिस एंड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो अपडेटेड इन सिस्टम आफ्टर 1 वीक। मतलब आप परचेजेस हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, हम एक वीक के बाद सारी परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, रियल टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो सीआईए को शुड परफॉर्म डिटेल्ड रूट कॉज एनालिसिस, उसको डिटेल्ड रूट कॉज एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ऐसा डिले क्यों हो रहा है, और मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना चाहिए ताकि हम वो रिस्क को आइडेंटिफाई और मिटिगेट कर पाए। ठीक है, यस सर, मतलब बेसिकली उसको सब कुछ करना चाहिए उसको रोकने के लिए। ठीक है, यस सर। कौन अपॉइंट कर सकता है इंटरनल ऑडिटर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं। यंग लिमिटेड हमारे पास लिस्टेड कंपनी है जिसने अपॉइंट किया मिस्टर ओल्ड अ कॉस्ट अकाउंटेंट को नॉट इन प्रैक्टिस को अपना इंटरनल ऑडिटर। बाकी एम्प्लॉइज बोल रहे भाई ये तो गलत हो गया, हमने आपको बोला हुआ इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएमए हो सकता है, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, और अदर प्रोफेशनल जो बोर्ड ऑफ कमेटी डिसाइड करे, बोर्ड डिसाइड करे। तो बेसिकली ये सीए में सीएमए जो हमारा प्रैक्टिस में नहीं है उसको भी हम इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, द व्यू ऑफ बाकी ऑफिसर्स इज इनकरेक्ट। ओके, हु कैन डिसाइड स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क भाई जो अपॉइंट करेगा वही स्कोप ऑफ वर्क भी डिसाइड करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी हमारा स्कोप ऑफ वर्क भी डिसाइड करेंगे। अब एक लिस्टेड कंपनी है जिसका चीफ इंटरनल ऑडिटर ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है, जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तब उसने देखा कि जो प्रायर ऑडिट इश्यूज थे पिछले साल के वो अभी तक ओपन हैं, तो उसने क्या किया, उसने जल्दी से उन मैटर को अपने कॉग्निजेंस में लिया और जल्दी से एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई। ठीक है, और पता लगाया कि क्या भाई जेन्युइन रीजंस थे कि नहीं थे ऑन डिले
ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल एंड इनपुट्स रिसीव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी करेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो चीफ इंटरनल ऑडिटर को क्या ये करना था, क्या उसको प्रायर ऑडिट इश्यूज भी देखने थे, प्रायर ऑडिट पीरियड के जो अभी तक ओपन है। यस, हमने ये पढ़ा हुआ है हमारे इंटरनल ऑडिट में कि चीफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, चीफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए कि जो प्रायर ऑडिट इश्यूज हुए थे उनको वो क्लोज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, और उनपे कोई एक्शन प्लान जो हमने बोला था वो उन्होंने इंप्लीमेंट किया है नहीं किया है। लेकिन एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। हमको ये चेक करना है कि इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन इंप्लीमेंट किसको करना है, मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, परफॉर्म इंटरनल ऑडिट चेक्स, रिपोर्टिंग इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग, ये सारी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या नहीं है, इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज, कुछ भी इंप्लीमेंट करना है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको चेक करना कि वो इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट ऑफ सेल्स फंक्शन को, तब हम क्या क्या नहीं इंक्लूड करेंगे। सेल्स प्लानिंग इंक्लूड करेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग इंक्लूड करेंगे, डिस्पैच ऑफ मटेरियल्स इंक्लूड करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज से हमें फर्क नहीं पड़ता सेल्स के टाइम पे। तो ठीक है, यस सर। Which of the following factor would trigger to review and revisit the approved risk-based internal audit plan? मतलब जो हमने risk based internal audit plan बनाया उसको कब रिव्यू करने की, कब चेंज करने की नौबत आ सकती है। स्ट्रेटेजिक चेंजेस टू एंटर न्यू मार्केट्स, नहीं सर अब नहीं करना। रिप्लेसमेंट करना है सीईओ का रिप्लेसमेंट हो गया तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज हो गया सेल्स में 25% तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑटोमेशन हुआ या फिर चेंजेस हुआ है क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस में आपने कुछ चेंज किया, तब मुझे अपना प्लान भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यस सर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने असाइन किया टास्क ऑफ एसेसिंग इन्वेंट्री लेवल्स, मतलब वो बोला कि भाई जो इन्वेंट्री लेवल्स है ना फ्यू ब्रांचेस के, आप जाके एसेस करके आओ। इन्वेंट्री इंटरनल ऑडिटर को बोल दिया, जबकि वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट था। मतलब वो काम हमने इंटरनल ऑडिटर को दे दिया जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट था। क्या हम वो काम दे सकते हैं? और स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी हमें हमारी हेल्प कर दो। भाई पहली बात तो ये जो जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो काम तो आप इंटरनल ऑडिटर को दे ही नहीं सकते, एंड दूसरा आप उस डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रॉपर्टी आपको खुद को बनाना है डॉक्यूमेंटेशन, आप इंटरनल ऑडिटर की हेल्प नहीं ले सकते। बस वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहे थे फाइनेंस एंड अकाउंट्स फंक्शन का ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तब हमें पता चला सम ऑफ द फिक्टिशियस वाउचर्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट एप्रोप्रिएट इन गिवन सिचुएशन। अब हमें कौन सा एक्शन नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले ऑडिटर को इंक्रीज करनी चाहिए अपनी सैंपल साइज। सही बात है, हमें सैंपल साइज इंक्रीज करके देखना चाहिए क्या कोई और एविडेंसेस ऐसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे। हमें क्रिटिकल फाइंडिंग्स इमीडिएटली रिपोर्ट करनी चाहिए। सही बात है। हमें इवैल्यूएट करना चाहिए प्रोसेस डिजाइन फेलियर। ये भी सही बात है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ऑडिटर शुड लुक एट द मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इग्नोर लो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये बोला है लो वैल्यू ट्रांजेक्शन को इग्नोर करो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे फिक्टिशियस वाउचर्स हैं। ठीक है, गलत वाउचर्स है, फेक वाउचर्स है, तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे रिकॉर्ड होगा, किसने रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का, तो सीआईए ने आइडेंटिफाई किया एक पॉसिबल फ्रॉड इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? फर्स्ट एक्शन पूछा यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एक्शन क्या होगा? फर्स्ट एक्शन हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना है कि क्या कोई एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है, एंड दूसरा क्या कोई केएमपी इन्वॉल्व था या नहीं था इस फ्रॉड में। अकॉर्डिंगली हमें रेड फ्लैग को रेज करना है टू सीईओ, एमडी एंड ऑडिट कमेटी, ताकि वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सके, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सके। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। ठीक है सर, यस सर। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन एचआर फंक्शन का, तब हमें क्या इंक्लूड नहीं करना है, तब हमें क्या चेक नहीं करना है? सेटिंग अप ऑफ केआरएस। केआरएस क्या होता है आपको? केपीआईस पता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वैसे ही केआरएस होता है कि भाई क्या परफॉर्म, कैसे आपको, मतलब आपके बेसिकली माइलस्टोन्स क्या है जब आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट चेक करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज चेक करना पड़ेगा, वेंडर पेमेंट्स चेक करके क्या करेंगे भाई एचआर फंक्शन में, तो ये आपको चेक नहीं करना। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तब हमें पता चला कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में परचेज फंक्शन में। हाउएवर परचेज एरिया जो है वो हमारा इस ऑडिट प्लान फॉर द ईयर में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इस ईयर में हमें परचेज फंक्शन चेक ही नहीं करना है, लेकिन हमें परचेज फंक्शन के बारे में, कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ छोड़ दो भाई, इस साल नहीं चेक करना तो छोड़ दो ना, अगले साल चेक कर लेंगे। नहीं,
हमें टेक इनिशिएटिव टू कंप्लीट द ऑडिट प्रोसीजर टू कंक्लूड द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, हमें ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पे भी एंड पॉसिबल रेड फ्लैग पे भी। बेसिस इनिशियल फाइंडिंग एनी एक्सटेंडेड स्कोप शुड बी प्रेजेंटेड टू ऑडिट कमिटी फॉर अप्रूवल, मतलब अगर हमें लग रहा है कि हाँ भाई इसमें यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती है तो हमें एक्सटेंड करना है अपना स्कोप को और ऑडिट कमिटी को अप्रूवल के लिए भेज देना है। ऐसा नहीं हमें इग्नोर करना है, बोला इस साल तो हमारा है ही नहीं काम का, अगले साल देखेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको आपका काम करना है ढंग से, ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑडिट के बारे में। ग्रुप ऑडिट में ये बोल रहा है कि भाई बी लिमिटेड कंट्रोल करता है एक सी लिमिटेड को 75% से एंड ए लिमिटेड को जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब जो हमारा बी लिमिटेड का जो सी लिमिटेड में 75% था ना वो रिड्यूस हो गया 60% के लिए। अब इसके लिए जो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे उसको हम कौन से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बोलते हैं? आपको याद होगा जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उसको हम परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि हम हर साल नहीं करते इसलिए, ठीक है सर। यस सर। कंपनी ने एक्वायर किया पीपीपी जीएमबीएच को जो जर्मनी में है 1 फरवरी 2024 को एंड कंपनी ने ऑब्टेन किया कंट्रोल भी उसी डेट पे, ठीक है, मतलब बेसिकली 1 फरवरी को हमारी एंटिटी बन गई। अब मैनेजमेंट बोल रहा है ना क्योंकि इसी साल वो हमारी एंटिटी बनी है, इसी साल वो हमारी सब्सिडरी बनी है, इसलिए हमें फर्स्ट ईयर में सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गलत, हमें जब से वो हमारी एंटिटी, जब से वो हमारी सब्सिडरी बन जाए तब से हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत होती है, इसलिए मैनेजमेंट यहां पे गलत है, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है एज पर मैनेजमेंट द ऑडिटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन गैप एडजस्टमेंट्स, मतलब ये जर्मनी की कंपनी थी ना तो हमने यहाँ पे कुछ गैप एडजस्टमेंट्स किए होंगे, तो मैनेजमेंट बोल रहा है आपको एक गैप एडजस्टमेंट चेक करने की जरूरत है क्योंकि हम आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसलिए, तो यहाँ पे भी ये गलत है। तो दोनों चीज में मैनेजमेंट गलत है कि कंसोलिडेशन होगा एंड दूसरा गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट जो है वो हमें चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। यस सर। एंटिटी पी जो है वो ऑडिट की जाती है डिफरेंट ऑडिटर के द्वारा, मतलब एक पेरेंट ऑडिटर है एक कॉम्पोनेंट ऑडिटर है, तो अगर पेरेंट ऑडिटर कॉम्पोनेंट ऑडिटर के काम को चेक कर रहा है तो उसको हम कौन से एसए में लगाते हैं? एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, बस ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। सीएपी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक ग्रुप का जिसमें ज्वाइंट वेंचर है, सब्सिडरीज है, एसोसिएट है, वो पेरेंट जो है वो लिस्टेड कंपनी है। जब हम रिपोर्ट करें ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तब हमारे पास ये कंफ्यूजन है कि क्या हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करना है कि नहीं करना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो क्योंकि हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो लिस्टेड एंटिटी है इसलिए हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। एंड सिर्फ उन कंपोनेंट्स के लिए जो इंडियन कंपनीज है, जो भी हमारी इंडियंस जॉइंट वेंचर्स है, सब्सिडरीज है, एसोसिएट्स है, सिर्फ उन पे ही हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करने की जरूरत है। ये आपका एक नया पॉइंट आ गया आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने डिटरमाइन किया कि सारी ग्रुप कंपनीज सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात तो सारी ग्रुप कंपनीज जितनी भी हमारी सब्सिडरी एसोसिएट तो सारी ग्रुप कंपनीज जो है वो सिग्निफिकेंट है फॉर ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड दूसरा द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर जर्मन कंपनी, एक जर्मन कंपनी है जिसका हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सबका है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये मटीरियल है हमारे लिए क्योंकि ऊपर बोला है कि भाई ये सारे सिग्निफिकेंट है, मतलब ये हमारे लिए मटीरियल तो है। तो अगर ऑडिटर को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिलते जर्मन कंपनी के तो वो मॉडिफाई कर सकता है अपने ऑडिट रिपोर्ट को क्योंकि वो मटीरियल है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएसयू ऑडिट के बारे में। अगर रिपोर्ट आपको सबमिट हुई फॉर एन ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट की रिपोर्ट कौन देखेगा? कोपू देखेगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पीएसयू के केस में डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट कौन सा नहीं होता? एक होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, एक होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट। तो जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है हमारा, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है हमारा, वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट है, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है। जब आप असाइनमेंट कर रहे थे ना तब आपने ये सारे प्रोसीजर्स करे, तो आप बताओ कौन सा ऑडिट है? आर सेपरेट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड असाइन टू इंडिविजुअल यूजर्स, आर पीरियोडिकल चेंजेस ऑफ पासवर्ड एंश्योर्ड, आर एक्सटर्नल ऑफसाइट डेटा बैकअप्स मेंटेन एट अ प्लेस आउटसाइड द प्रीमाइसेस। तो ये सारा हमारे पॉलिसीज के हिसाब से हम चेक करें कि हम जो हमारी पॉलिसीज है, जो भी हमारे कंट्रोल्स है, उनको हम कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसलिए ये कंप्लायंस ऑडिट है, ठीक है सर। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 51% शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी जो है वो सारी डायरेक्शंस दे सकता है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई सीएजी ना परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करवाना चाह रहा है, लेकिन कंपनी बोल रही है भाई आप तो हमारे पास कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारा भाई 51% ही होल्ड करता है, तो आपका हमारे ऊपर कोई राइट नहीं है, ऐसा वो सीएजी को बोल रहा है। तो ये गलत है भाई, सीएजी चाहे तो कंडक्ट कर सकता है सच टाइप ऑफ ऑडिट इन एनओपी लिमिटेड, ठीक है। यस सर। और एक और बात इसमें एक और बोला गया कि भाई सीएजी ने बोला कि मैं ऑडिट करना चाहूंगा और उसने सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया, तो ये गलत है, आपको थोड़ा रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए, आपके ऑडिट के लिए थोड़ा रीजनेबल टाइम दे दो, 1 दिन का टाइम नहीं दे सकते आप।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस के बारे में। बीआरएसआर जो है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। दूसरा, कंपनी ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम था सक्षम, जिसमें वो है ना स्टैंडर्डाइज क्वालिटी करना चाहती थी अपने, मतलब बेसिकली अपने जो ब्रांच अकाउंटेंट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करना चाह रही थी। तो ये कौन सा कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे मैं कौन से कैपिटल को बढ़ा रहा हूँ? ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब हमारे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स है जो लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, उसमें ना प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट थ्रू रिसाइकलिंग, रीयूज और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल के बारे में लिखा गया था। अब ये कौन से प्रिंसिपल को रेफर करता है? तो आपके याद आ रहा होगा रिसाइकलिंग, रीयूज, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, रिसाइकल, रीयूज, ये सारी चीजें हमने प्रिंसिपल नंबर 2 में पढ़ी थी, जो बोलता है हमारे सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो ये प्रिंसिपल 2 में आ जाएगा। जब हमारे 9 प्रिंसिपल्स है उसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है प्रिंसिपल 2 के बारे में, मतलब प्रिंसिपल 2 किस चीज की बात करता है? तो ऊपर हमने पढ़ लिया सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन द मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ। तो प्रिंसिपल 2 इसकी बात करता है, बेसिकली ये बता रहा है हमें, पूछ रहा है कौन से प्रिंसिपल 2 किसकी बात करता है। फिर ऑफ द 9 प्रिंसिपल्स हम जब प्रोवाइड करते हैं सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय कंपनी बेस्ड ऑन एप्लीकेबल लॉज, तो वो कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं? सोशल इंपैक्ट असेसमेंट्स, ये कीवर्ड है आपके लिए कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हम कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं? प्रिंसिपल 8 के बेसिस पे, जो बात करता है प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। उसके बेसिस पे उस प्रिंसिपल के अंदर हम सोशल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है सर? यस सर। तो अब हमारा सिर्फ 3 टॉपिक बचा है, डिजिटल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड बैंक एंड ऑडिट एनबीएफसी, बैंक एंड एनबीएफसी ऑडिट, और फिर हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए एंड फिर हम करेंगे पार्टी, क्योंकि हमने 30 मार्क्स के लिए सब कुछ कवर कर लिया अभी तक, ठीक है? यस सर। डिजिटल ऑडिट में सबसे पहला है सीआरएम सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसमें हम सेल्स ऑर्डर अपना पंच करते हैं, मतलब बेसिकली सेल्स ऑर्डर लगाते हैं। आर्ली बेसिस में वो सेल्स ऑर्डर सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम सीआरएम टू सैप। इसका मतलब क्या? इन दोनों सिस्टम के बीच में इंटरफेस है। तो ये बोल रहा है कौन सी आईटी डिपेंडेंसी है? इंटरफेस। इंटरफेस जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, जो इंटरफेस होता है उसको हम बोलते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ डिजिटल ऑडिट में मैंने आपको इंटरफेस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जब दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरफेस है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी? नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट में मेटावर्स आता था, ड्रोन टेक्नोलॉजी आती थी, वर्चुअल रियलिटी आती थी, लेकिन मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट्स नहीं आते थे, तो मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट्स हमारा पार्ट नहीं है। दूसरा, एबीसी लिमिटेड डेवलप कर रहा है कंट्रोल्स टू एंश्योर कि भाई हमारे जो एक्सेस टू प्रोग्राम्स है और डेटा है वो ऑथेंटिकेटेड है, ऑथराइज्ड है टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेंशन कंट्रोल इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सेस मैनेजमेंट डोमेन? एक्सेस मैनेजमेंट डोमेन का कौन सा फॉलोइंग कंट्रोल पार्ट नहीं है? ये आपने नया पॉइंट मिला है आपको, आप यहां पे अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रांजैक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेंसिटिव जेनरिक आईडीज आर मॉनिटर्ड, ये है पार्ट। एक्सेस राइट्स टू एप्लीकेशंस आर पीरियडिकली मॉनिटर्ड, ये भी है पार्ट। एक्सेस ऑफ टर्मिनेटेड यूजर इज रिमूव्ड ऑन टाइमली बेसिस, ये भी है पार्ट। क्या पार्ट नहीं है? डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स आर एप्रोप्रिएटली सेग्रीगेटेड। इससे हमें एक्सेस से क्या मतलब? यहाँ पे एक्सेस का तो कोई मेंशन भी नहीं है, ठीक है? इसलिए पार्ट नहीं है, ठीक है? व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क के क्या 3 स्टेजेस है? सबसे पहले एसेस करो, उसके इंपैक्ट को, और फिर उसको मैनेज करो। एसेस करो उसके इंपैक्ट को, फिर मैनेज करो। कंपनी एक्स ने इन्वेस्ट किया ऑन ऑटोमेशन एंड वर्किंग टुवर्ड्स डिजिटल ऑडिट बाय सेटिंग अप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करके, ताकि वो एम्ब्रेस कर सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को। अब इसमें क्या चैलेंज आ सकता है डिजिटल ऑडिट में? डिजिटल ऑडिट का क्या चैलेंज है? बेसिकली इन्फॉर्म डिसीजन कोई चैलेंज नहीं है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कोई चैलेंज नहीं है, इंक्रीज एफिशिएंसी कोई चैलेंज नहीं है, डेटा सिक्योरिटी हमारा चैलेंज है। फुल फॉर्म ऑफ आरपीए क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। 3 स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, फिर आइडेंटिफाई करो, फिर एसेस करो। फिर क्या है? व्हाट इज इट इज द फॉर्म ऑफ स्पूफिंग, जहां पे अटैकर इंपोर्सोनेट करता है एज अ नोन बिजनेस और पर्सन विद फेक वेबसाइट और डोमेन। अगर आपको याद आ रहा हो, ये हमने पढ़ा था डोमेन स्पूफिंग में, तो ये डोमेन स्पूफिंग आ जाएगा, ठीक है? यस सर। आपको एक ऑप्शन थे सिलेक्ट करना है जिसमें नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, मतलब बेसिकली सारे एडवांटेजेस है, उसमें से एक डिसएडवांटेज है, आपको डिसएडवांटेज चेक करना है। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एडवांटेज है, ऑटोमेशन एंड एडवांटेज है, डिक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंसी एडवांटेज है, रिलक्टेंस टू चेंज ये हमारा डिसएडवांटेज है। Which among the following is not a challenge in adopting digital audit? डिजिटल ऑडिट को चैलेंज अडॉप्ट करने के लिए कौन सा चैलेंज नहीं है? मतलब सारे के सारे चैलेंजेस से एक चैलेंज नहीं है। टारगेटिंग द राइट प्रोसेसेस इज द की फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेशन, ये चैलेंज है। गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी एंड रिस्क फ्रेमवर्क, ये भी चैलेंज है। नो व्हाट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव विद ऑटोमेशन, ये भी चैलेंज है। इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, ये चैलेंज थोड़ी है, तो भाई एडवांटेज है ना, ठीक है? तो एडवांटेज हमारा एक साइबर अटैक जो लेवरेज करता है डोमेन नेम सिस्टम को एंड रिस्पॉन्स करता है बाय बाईपासिंग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स एंड ट्रांसमिट डेटा। तो मैंने आपको बताया था जहां पे बाईपासिंग आ जाए वहां पे आप याद रख लेना डीएनएस टनलिंग, टनल में घुस के, तो डीएनएस टनलिंग, ठीक है?
फिर आता है साइबर सिक्योरिटी अटैक जो ओवरवेल्म कर देता है टारगेट सिस्टम को सो दैट इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू लेजिटिमेट रिस्पेक्ट, मतलब इसमें हम फ्लड कर देते हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, मिस्टर जेड जो है वो फॉर्मल एम्प्लॉय है जिसका टर्मिनेशन हो गया, लेकिन उसका मतलब डिले इन टर्मिनेशन बिकॉज ऑफ विच ही हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द कंपनी, मतलब एक हमारा पास्ट एम्प्लॉय था जिसके पास अभी भी कंपनी का एक्सेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा हमारे पास रिस्क है, ये है इनसाइडर थ्रेट। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते थे, इनसाइडर ट्रेस। एक टाइप ऑफ ऑटोमेटेड टूल जो बेस्ड है डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे, जो यूज करता है क्रिप्टोग्राफी। अगर आपको याद आ रहा हो क्रिप्टोग्राफी, तो हमने पिछले इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। क्रिप्टोग्राफी में आता है हमारा ब्लॉकचेन। क्रिप्टोग्राफी मतलब जहां पे भी क्रिप्टोग्राफी आ जाए वहां पे ब्लॉकचेन आ जाएगा आंसर में। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक 3D डिजिटल स्पेस टेक्नोलॉजी जो AR और VR को यूज करती है टू हैव अ लाइफ पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपीरियंसेस, वो है हमारा मेटावर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा कंट्रोल है जो पार्ट नहीं है चेंज मैनेजमेंट डोमेन का। चेंज मैनेजमेंट डोमेन का कौन सा कंट्रोल पार्ट नहीं है? सबसे पहला चेंजेस आर एडिक्वेटली ट्रैक्ड एंड रिकॉर्डेड, ये है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। इमरजेंसी चेंजेस है। बैच जॉब्स शेड्यूल्ड आर मॉनिटर्ड फॉर फेलियर्स एंड एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड। यहां पे कोई भी चेंज मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, तो ये पार्ट नहीं है। XYZ जो है वो प्रोसेस एंड डेवलपिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड एट द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग पॉलिसीज अराउंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्क। अब कौन सा ऑप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी रिस्क में नहीं आता है? सबसे पहला डेटा सिक्योरिटी, इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क से, यस। फिर आता है इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ये भी आता है। एक्सेस कंट्रोल्स, ये भी आता है। रिकवरी प्लानिंग, रिकवरी प्लानिंग हम कब करते हैं? जब रिस्क हो गया, जब काम हो गया, उसके बाद उससे कैसे रिकवर करें उसकी प्लानिंग, वो आता है। प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी आता है भाई, ये तो साइबर रिस्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो गया, उससे कैसे रिकवर करेंगे तब आता है, प्रोटेक्शन में नहीं आता। ठीक है। रिमोट ऑडिट और वर्चुअल ऑडिट, जब ऑडिटर यूज करता है ऑनलाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स ताकि वो ऑडिट कंडक्ट कर सके। सिलेक्ट वन ऑप्शन विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट का क्या एडवांटेज नहीं है? कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव एडवांटेज है। इजी एंड डायरेक्ट एक्सेस टू एविडेंस एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट्स, ये भी एडवांटेज है। सिक्योरिटी एंड डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स, ये एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। रिमोट ऑडिट और वर्चुअल ऑडिट, जब ऑडिटर यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक मीट्स टू कंडक्ट ऑडिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट? सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन। कौन सा एडवांटेज है अब हमें बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट्स, ये एडवांटेज है। कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, ये भी एडवांटेज है। इजी एंड डायरेक्ट एक्सेस टू एविडेंस, ये भी एडवांटेज है। मतलब सारे के सारे हमारे एडवांटेज है। CA जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है JKP लिमिटेड का। कंपनी जो है वो अपने IT सिस्टम्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है, और CA को ये पता चला कि भाई ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट उसने टारगेट किया कंपनीज के IT सिस्टम्स को यूजिंग रैंसमवेयर अटैक्स बाय सेंडिंग फिशिंग ईमेल्स। ठीक है, कंपनी ने अपने आपको मतलब भेजा, मतलब टेस्ट करने के लिए भेजा, फिशिंग मेल्स भेजे रैंसमवेयर अटैक्स को टारगेट करने के लिए। एंड ये जो अटैक्स है ना वो टारगेटेड बट नॉट टारगेटेड डायरेक्टली एट द कंपनीज फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब कंपनीज के फाइनेंशियल सिस्टम्स पे डायरेक्टली टारगेट नहीं हुआ है। एंड ये जो अटैक्स है वो सक्सेसफुल भी नहीं थे, तो और उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में कौन सी एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है? तो सबसे पहली बात तो ये बिजनेस रिस्क है, एंड इस पे हमारा ऑडिट रिस्क पे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि ये हमारे कंट्रोल रिस्क का भी पार्ट है और डिटेक्शन रिस्क का भी पार्ट है। ठीक है, भले ही ये हमारे कंपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे फर्क नहीं डालता और भले ही ये हमारा नॉट सक्सेसफुल था, फिर भी ये हमारे ऑडिट रिस्क का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, यस सर। मिस्टर जैक्स परफॉर्म कर रहा है ऑडिट ऑफ ABC लिमिटेड। द डेटा जिस पे मिस्टर जैक्स वर्क कर रहा है वो बहुत बड़ा है और वो यूज कर रहा है डेटा एनालिटिक्स टेक्निक को ताकि वो डेटा एनालाइज कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज डेटा एनालिटिकल टूल? डेटा एनालिटिकल टूल कौन सा नहीं है? केसवेयर है, अल्ट्रिक्स है, ACL है, ब्लॉकचेन नहीं है, तो ब्लॉकचेन ऑप्शन आ जाएगा हमारा। NFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के 5 स्टेजेस होते हैं, हमें करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, फिर उससे प्रोटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और रिकवर करते हैं। ठीक है, रिकवर यहाँ पे आएगा जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ AR VR? ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। सोचो इतने इजी MCQ है, ये पता नहीं IC एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, अगर सिस्टम रेस्ट्रिक्ट करता है इनवॉइस को टू प्रोसेस फर्दर एज प्राइस ऑफ इनवॉइस इज मोर देन द प्राइस इन द परचेज ऑर्डर, मतलब परचेज ऑर्डर में जो प्राइस है, इनवॉइस में जो प्राइस है, इनवॉइस का प्राइस हायर है, तो हम इनवॉइस को प्रोसेस ही नहीं करने देंगे। अब ये कौन सी IT डिपेंडेंसी है? ये है ऑटोमेटेड कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिकली उसको प्रिवेंट कर रहा है ना वो, इसलिए ऑटोमेटेड कंट्रोल है। अब मिस्टर A एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय विद ऑडिट फर्म विच यूज डेटा एनालिटिक्स टेक्निक, मतलब वो जो उसकी जो फर्म है वो डेटा एनालिटिक्स टेक्निक को यूज करती है, पावर BI, अल्ट्रिक्स, केसवेयर को ऑडिट मतलब डिजिटली ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक इज द लिमिटेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स का क्या लिमिटेशन है? डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, ये कोई लिमिटेशन नहीं, एडवांटेज है। एक्शनेबल इनसाइट्स, ट्रेंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजंस, ये भी एडवांटेज है। आइडेंटिफाइंग एनोमलीज, ये भी एडवांटेज है। लिमिटेशन है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिजिटल अपस्किलिंग। ठीक है, ये हमारा डिसएडवांटेज है।
Connected cars, connected manufacturing equipment, smart home security are example of which automated tool? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का एग्जांपल है। IoT का फुल फॉर्म नीचे पूछेंगे आपसे। IoT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देयर आर सम रिस्क व्हिच ऑडिटर शुड असेस व्हाइल रिलाइंग ऑन डिजिटल सिस्टम। अब जब डिजिटल सिस्टम पे हम रिलाई कर रहे हैं तो हमें कुछ रिस्क को एसेस करना पड़ता है। अब कौन सा रिस्क नहीं है इसमें से? अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम ऑफ प्रोग्राम, ये हमारा रिस्क है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा इन सिस्टम, ये भी हमारा रिस्क है। पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा इज रिक्वायर्ड, ये भी हमारा रिस्क है। बैड जॉब शेड्यूल आर मॉनिटर फॉर फेलियर्स एंड एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड, ये हमारा रिस्क नहीं है। ये तो पता नहीं क्या ही मेंशन कर देते हैं लोग, ठीक है, तो हमारा रिस्क नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे, ड्यू डिलिजेंस एंड बैंक एंड एनबीएफसी ऑडिट। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये तो, 4-5 जब मुश्किल से हमारे पास 9-10 एमसीक्यू सब बचे हैं, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, एट द टाइम ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिव्यू, रिव्यूअर ने असेस किया बिजनेस फिजिबिलिटी को, बिजनेस की फिजिबिलिटी को कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। और मैनेजमेंट बोल रहा है भाई आपको बिजनेस फिजिबिलिटी ना रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, तो मैनेजमेंट को बोलेंगे भाई आप गलत हो, आपको बिजनेस फिजिबिलिटी भी रिव्यू करनी पड़ती है ड्यू डिलिजेंस के टाइम। जो रिव्यूअर है वो करेक्ट है, बिजनेस फिजिबिलिटी भी आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। दूसरा, जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना, तो रिव्यूअर ने पूछा बैकग्राउंड ऑफ प्रोमोटर्स के बारे में, और कंपनी ने बोला हम बैकग्राउंड ऑफ प्रोमोटर्स देंगे ही नहीं आपको, तो हमको उनको बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड ऑफ प्रोमोटर्स भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। द कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। एबी लिमिटेड ने अपॉइंट किया एसएनएस कंपनी को फॉर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस ऑफ एफसी लेदर्स। ड्यूरिंग द रिव्यू अकाउंटेंट ने एफसी लेदर्स से पूछा कि भाई आप मुझे आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दे दो कंपनी के फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, और एफसी लिमिटेड बोल रहा है हम आपको नहीं देंगे, एफसी लेदर्स बोल रहा है हम आपको नहीं देंगे। तो हम उनको बताएंगे कि भाई ड्यू डिलिजेंस में हमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी देखने पड़ते हैं। बेसिकली सारे स्कोप की बात हो रही है, क्या क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। रिव्यू जो था ड्यू डिलिजेंस का, उसने रिव्यू किया कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट्स जिसमें वेरियस लिटिगेशंस थे गोइंग ऑन थ्रू दोज रिलेटेड मैटर्स ऑफ टैक्सेशन एंड आल्सो आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दीस मैटर्स। मतलब बेसिकली उन्होंने लीगल जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन थे उसको रिव्यू किया। फर्दर उसने सजेस्ट किया कि जो डिसीजन टेकन बाय कंपनी है इन सम मैटर्स वाज नॉट करेक्ट। जो डिसीजन कंपनी ने लिया है ना कि भाई हम जीतेंगे हम हारेंगे, वो डिसीजन करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए? रिव्यूअर को इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना है लीगल एंड टैक्स केसेस का, एंड एनी आउटकम नीड्स टू बी डिस्कस विद मैनेजमेंट। मतलब वो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है उसको नहीं लेगा, उसको खुद को अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि भाई फिर अगर उसको कुछ भी लगता है, फिर भी उसको कुछ ऊपर नीचे लगता है, तब उसको जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करना है। भाई आप ये कुछ रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। मैनेजमेंट तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा ना, ठीक है। यस सर। अब लास्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग एंड एनबीएफसी ऑडिट के बारे में। बैंक के पास कुछ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांसेस है, इसको कहां क्लासिफाई करेंगे? इसको हम क्लासिफाई करेंगे अदर्स, अंदर अदर एसेट्स में, ठीक है। आप एक इंटरनल ऑडिटर एफसीडी बैंक लिमिटेड के फॉर द ईयर 2020 to 23 बैंक ने मेंटेन किया सारा डेटा अपने कंप्यूटर पे। आपको इंस्ट्रक्ट किया गया बाय योर सीनियर दैट द लोन अगेंस्ट एफडी ऑफ नवी मुंबई ब्रांच, ठीक है। आपको बोला गया कि आप है ना लोन अगेंस्ट एफडी जो लिया है नवी मुंबई ब्रांच में, उसको आपको वेरीफाई करना है। एज पर द स्कोप ऑफ ऑडिट आपको एंश्योर करना है कि देयर इज प्रॉपर लीन has been marked on all the FDs against which loan has been issued। मतलब बेसिकली कस्टमर ने आपके पास एफडी रखी, बैंक के पास एफडी रखी, और उस एफडी पे कस्टमर ने लोन ले लिया। अब वो एफडी आइडियली तो बैंक की हुई, क्योंकि कस्टमर ने तो उस पे लोन ले लिया है, तो बैंक को अपना लीन मार्क करना पड़ेगा उस पे, ठीक है। लीन मतलब कब्जा मार्क करना पड़ेगा उस पे। तो हमको वो चेक करना है कि बैंक ने वो कब्जा मार्क किया है कि फिर नहीं किया। कब्जा में ऐसे ही बोलो, लीन की बात हो रही है, लीन मार्क किया है कि नहीं किया। तो हमको ये देखना पड़ेगा, एंश्योर करना पड़ेगा कि सारे एफडी रिसीट्स अगेंस्ट विच लोन हैज बीन सैंक्शन आर डिस्चार्ज्ड इन फेवर ऑफ बैंक, मतलब वो फेवर ऑफ बैंक में है सारे एफडी रिसीट्स, एंड चेक दैट लीन इज मार्क्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और चेक करना पड़ेगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लीन मार्क हुई है या नहीं हुई है। बेसिकली सिंपल सा पॉइंट था ये तो। XYZ ने एनपीए है, अकाउंट ऑफ एनपीए मिस्टर ग्लेनमार्क में, जिसमें रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब बेसिकली जिसका नेट बुक वैल्यू है 55 लाख की, जिसको हमने सोल्ड किया 56 लाख में। तो जो 1 लाख है वो हम पीएनएल में क्रेडिट नहीं करेंगे, वो हम प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एनपीएस में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, ये हमने इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में भी देखा था, ठीक है। यस सर। एज एन ऑडिटर जब हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट ऑफ लक्ष्मीधन बैंक का, हम जब रिव्यू कर रहे थे बैंक के सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस टू सीबीएस, हमने सिग्निफिकेंट डिले देखा कि भाई एनपीए जब भी क्लासिफाई करना होता है उनको वो सिग्निफिकेंट डिले के साथ क्लासिफाई करते हैं, जिससे बहुत सारे एनपीए अकाउंट ही नहीं हो पा रहे। तब हमें क्या करना है? हमें रिपोर्ट करना है सिस्टम एरर को और रिकमेंड करना है करेक्टिव मेजर्स को, ताकि वो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस हो पाए, ठीक है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपका सिस्टम एरर है और आप इसको ठीक कीजिए, ओके सर। जब मैं ऑडिटर कर रहा था, कंडक्ट ऑडिट कर रहा था रामश्री बैंक का, तब जब मैं रिव्यू कर रहा था ना ट्रीटमेंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स, इनऑपरेटिव जो 2 साल से जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो तब मुझे पता चला ना वो उस पर्टिकुलर इनऑपरेटिव अकाउंट से बहुत सारे विड्रॉल्स हो गए ड्यूरिंग द ईयर, बहुत सारे डेबिट्स हो गए। तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा
मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि भाई जो विड्रॉल्स थे उन इनऑपरेटिव अकाउंट से, इनऑपरेट 2 साल से तो आपके अकाउंट चल नहीं रहे थे और अचानक से इतने सारे विड्रॉल कैसे हो गए, तो मुझे उसकी ऑथराइजेशन चेक करनी पड़ेगी। अपॉन इन्वेस्टिगेशन मुझे पता चला कि भाई सम ऑफ द अकाउंट्स वर रिवाइव्ड विदाउट अथॉरिटी, मतलब इनऑपरेटिव अकाउंट्स को जब एक्टिव अकाउंट्स में कंसीडर कर रहे हैं ना, जब कैटेगराइज कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो बिना अथॉरिटी के साथ कन्वर्ट कर दिया। एंड जो विड्रॉवल्स थे वो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन थे। तब हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो हमें बेसिकली ये रिपोर्ट करना है ये लैक ऑफ अथॉरिटी को एंड विड्रॉवल्स को, एंड रेकमेंड करना है करेक्टिव एक्शंस को। मतलब बेसिकली हमें सिर्फ उनको बताना है कि भाई ऐसा मत करो, और उनको रेकमेंडेटरी मेजर्स देने हैं, करेक्टिव मेजर्स देने हैं। ठीक है, पीएफएस बैंक जो था वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में था, इसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेग्रीगेट नहीं कर रखा था। वो बोले थे ना कि आप खुद के जो भी इन्वेस्टमेंट्स है और जो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उन दोनों को आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर से आपको सेपरेटली वो ऑडिट करवाना पड़ता है आपका पोर्टफोलियो सर्विसेज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वो बैंक ने नहीं करवाए थे। तो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे क्या करना चाहिए, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस पीएमएस इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ऑडिटेड सेपरेटली होने चाहिए बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एंड ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ सेपरेट सर्टिफिकेट सेपरेटली फॉर द सेम, और ऑडिटर्स को सेपरेटली वो सर्टिफिकेट देना है। सो इन द अबव केस ऑडिटर्स शुड नॉट वेरीफाई पीएमएस ट्रांजैक्शंस, मतलब मैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे पीएमएस ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, एंड बैंक को एडवाइस करना है मुझे कि भाई आप पीएमएस ट्रांजैक्शंस को अलग रखो आपके खुद के इन्वेस्टमेंट से, एंड उन पे कोई एक एक्सटर्नल ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी एन एग्जांपल ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स रिगार्डिंग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल्ड बाय बोरोवर फ्रॉम अ ब्रांच। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होता है कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो अगर किसी बोरोवर ने हमसे कुछ लिया हुआ है क्रेडिट फैसिलिटी, तो इनमें से कौन सा वो अर्ली सिग्नल नहीं है, अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं है। इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी इशूड बाय अ ब्रांच, मतलब बैंक ने कोई, मतलब किसी ने बैंक गारंटी इशू करी थी, उसको हमने इन्वोक कर लिया, मतलब ले लिया, मतलब मांग लिए पैसे बैंक गारंटी से, भाई आपने गारंटी दी थी अब पैसे दे दो हमें, तो ये अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि हमें उनसे पैसे लेने पड़ रहे हैं, उनके गारंटर से पैसे लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, डिवॉल्वमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय द बैंक, डिवॉल्वमेंट मतलब क्या, पेमेंट। ठीक है, मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट था वो डिवॉल्व हो गया, मतलब उसको रियलाइजेशन हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट से भी हमने पैसे लेने पड़े, मतलब हम बोरोवर से पैसे नहीं ले पा रहे इसलिए हमने लेटर ऑफ क्रेडिट से पैसे लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा अर्ली वार्निंग सिग्नल है। फंडिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय सैंक्शनिंग एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी बाय ब्रांच, मतलब उससे हमें इंटरेस्ट लेना है, इसके लिए हम उनको एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप कम से कम हमें इंटरेस्ट तो पे कर दो, तो ये हमारा अर्ली वार्निंग सिग्नल है। क्या अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं है, नॉन रिवर्सल ऑफ एक्सपायर्ड बैंक गारंटी इशूड बाय द ब्रांच, मतलब जो हमने बैंक गारंटी इशू करी थी वो एक्सपायर हो गई, जिसको हमने अभी तक रिवर्स नहीं किया, मतलब वो बैंक गारंटी इन्वोक नहीं हुई थी, मतलब ये अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं है। ठीक है, यस सर। जब हम स्क्रूटिनाइज कर रहे थे ऑफिस अकाउंट्स ऑफ ब्रांच को, तो हमने नोटिस किया कुछ ट्रांजैक्शंस वेरिड नेचर, हमें बताना है कि कौन सी एंट्री which of the following type of entry passed to such accounts is likely to be objectionable, मतलब ऑफिस अकाउंट्स, ये ऑफिस अकाउंट्स जो होते हैं, मतलब वो बेसिकली ब्रांच टू ब्रांच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए थी। कैश लैंड टू अदर ब्रांच हम बेच सकते हैं, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर हम कर सकते हैं, पार्किंग ऑफ सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस स्कीम्स ये भी कर सकते हैं, पासिंग एंट्रीज फ्रॉम ऑफिस अकाउंट्स टू कस्टमर अकाउंट्स इन बैच मोड, मतलब ऑफिस अकाउंट से आप कस्टमर अकाउंट्स में बैच मोड में एंट्री पास कर रहे हो, गलत है भाई। बैच मोड मतलब कि आपने बहुत सारी एंट्री ली और उसको एक साथ पास कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको सिंगल सिंगल करके पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैच मोड में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लास्ट एमसीक्यू इस पूरे केस से, इस पूरे एमसीक्यू कंपाइलेशन का 50-50 टेस्ट कहां पे होता है, एनबीएफसी कंपनी में। खत्म, टाटा बाय बाय। ये हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज हो गए बीओएस पोर्टल के। अभी तक हमने सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो कर लिया, आईसीएम मॉड्यूल के सारे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो कर लिए बीओएस पोर्टल के, एंड अभी हमने कर लिया बीओएस पोर्टल के एमसीक्यू कंपाइलेशन भी। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मैंने बहुत जल्दी बहुत क्लिप्स और थोड़ा सा डिटेल्ड रख के आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। कमेंट में लिखना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए एक और चीज, रुकिए, अगर आपको चाहिए कि मैं तीनों के तीनों वीडियोस, जो भी मैंने अभी 3 वीडियोस डाले, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के 2 वीडियो और अभी एमसीक्यू वाला वीडियो, इसको कंपाइल करके एक ही वीडियो में डाल के आपको दूं, ताकि आप एक ही साथ पूरा एकदम अच्छे से देख पाए, तो मुझे बता दीजिएगा, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं पूरा वो वीडियो भी आपके लिए कंबाइन करके लेके आ जाऊंगा, कंबाइंड पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार्ट, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको बुक परचेज करनी है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, बहुत जल्दी मैं अपने क्लासेस भी लॉन्च करने वाला हूं। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, मई 25 नवंबर 25 वालों को, कि उनके लिए भी इसकी फाइनल की ऑडिट क्लासेस रेगुलर बैचेस बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है सर, यस सर। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार्ट बस जवाब में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।